ध्रुवांश चुपचाप चलते जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार विश्वास राय की बातें गूंज रही थीं। वो हर शब्द, हर लहजा जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। कॉरिडोर की खामोशी में बस उसके कदमों की आवाज थी, हर कदम जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हुआ। सामने एक बटलर था, झुकी हुई चाल में वो रास्ता दिखा रहा था। इस तरफ मास्टर। बटलर की आवाज धीमी लेकिन विनम्र थी। धीरे धीरे वो दोनों कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं और एक खुले गार्डन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही ध्रुवांश बाहर आता है, उसके सामने फैला नजारा उसे पल भर के लिए रोक देता है। वो जगह सच में खूबसूरत थी। चारों तरफ फूलों से लगे पेड़, बीच में चमकती हुई हरी घास और हवा में हल्की सी जैस्मिन की खुशबू घुली हुई थी। वो माहौल बहुत शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ गहराई छिपी थी, जैसे हर चीज किसी आने वाले पल का इंतजार कर रही हो। गार्डन के बीचों बीच एक गोल लकड़ी की टेबल रखी हुई थी, जिसके चारों ओर 5 लोग बैठे थे। कबीर, ईशा, सिल्वी, सुनैना और शोभित। ध्रुवांश की नजर उन पर पड़ते ही थोड़ी गंभीर हो गई। वो बिना कुछ बोले सीधा उनकी तरफ बढ़ा। कबीर, सिल्वी और ईशा की पीठ उसी ओर थी, लेकिन सुनैना और शोभित की निगाहें अचानक ध्रुवांश पे जा टिकीं। शोभित ने थोड़ी हैरानी से भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, ये कौन है? देखा देखा क्यों लग रहा है? सुनैना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, हैंडसम तो है। उसकी आवाज में शरारत थी। तभी सिल्वी ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर ध्रुवांश पे पड़ी, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ध्रुवांश! उसने जैसे किसी अपने को पहचान लिया हो। ये नाम सुनते ही कबीर और ईशा भी एकदम पलट गए। दोनों के चेहरों से रंग उड़ चुका था, जैसे अचानक किसी पुरानी डर की परछाई उनके सामने आ गई हो। सिल्वी भी एक पल के लिए रुकती है, उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हाव भाव संभालते हुए उठती है और सीधे ध्रुवांश के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है। ध्रुवांश, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन कहीं गहराई में एक छुपा हुआ डर भी महसूस हो रहा था। शोभित, जो अब तक सिर्फ देख रहा था, एकदम हैरानी से उठ खड़ा हुआ। अच्छा, ये तो वही ध्रुवांश है ना, जो इंटरनेट की दुनिया में छाए हुए हैं, फायर बॉर्न हंटर ध्रुवांश। उसके लहजे में उत्साह था, जैसे किसी सुपरस्टार को सामने देख लिया हो। सुनैना ने भी बड़ी मासूमियत और नजाकत से कहा, मुझे तो पता ही था, ऐसा हैंडसम दिखने वाला लड़का कोई आम लड़का थोड़ी होगा। ध्रुवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं। सिल्वी ने अब धीरे धीरे उसका हाथ थामे हुए सबकी ओर ले जाते हुए कहा, ध्रुवांश, इनसे मिलिए, ये है शोभित और ये इनकी छोटी बहन सुनैना। शोभित तुरंत आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, कैसे हो ध्रुवांश? ये उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बच्चे ने अपना हीरो सामने देख लिया हो। ध्रुवांश ने बिना ज्यादा भाव बदले थोड़ा ठंडे लहजे में हाथ पिलाया। शोभित का जोश और बढ़ गया। ध्रुवांश जी, अब मैं अपनी एक गिल्ड चलाता हूं, जहां एक से बढ़कर एक हंटर्स हैं। क्या आप मेरी उस गिल्ड का हिस्सा? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना आगे बढ़ाई। उसने शोभित को हल्के से साइड में धकेला और अपनी पूरी नजर ध्रुवांश पे टिका दी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। वो बालों की एक लट को उंगलियों में घुमाते हुए बोली, मेरा नाम सुनैना है, राय फैमिली की सबसे प्यारी और खूबसूरत बेटी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खासकर आप जैसे हैंडसम से। उसके लहजे में हिचक नहीं थी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। ध्रुवांश ने एक पल उसकी आंखों में देखा और मन ही मन कहा, राय फैमिली में क्या सभी ऐसे ही हैं? एक से बढ़कर एक नमूने। सुनैना अब भी उसका हाथ थामे खड़ी थी, न छोड़ने का इरादा, न निगाहें हटाने का। सिल्वी के चेहरे पर अब झुंझलाहट थी। वो मन में सोचती है, ये मेरे सामने मेरे ध्रुवांश पे डोरे डाल रही है। वो तो मैंने कबीर से उनका ध्यान हटाने के लिए तुम दोनों से मिलवाया, नहीं तो कभी ना मिलवाती। वो जल्दी से दोनों के बीच में आ गई। सुनैना का हाथ धीरे से हटाते हुए बोली, अरे आप सब खड़ी रहेंगे क्या? बैठिए ना, कुछ खाइए भी। उसके बोलते ही माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ और सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। लेकिन अब हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर और ईशा के चेहरे पर पसीने की हल्की परत दिख रही थी। दोनों बार बार ध्रुवांश से नजरें चुरा रही थी। सिल्वी भी अंदर से बेचैन थी, उसकी सांसें थोड़ा तेज चल रही थी। वहीं सुनैना और शोभित अभी भी माहौल समझ नहीं पा रहे थे। टेबल पर अब चाय रखी जा चुकी थी, लेकिन किसी ने चाय को छुआ तक नहीं। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था और ध्रुवांश, वो बस शांत बैठा था।
हल्की हवा के साथ गार्डन की शांति बस पत्तों की सरसराहट से टूटी हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर ध्रुवांश के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसने शांति तोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, ईशु, कैसी हो? मुझे माफ करना, तुमने कितनी बार मुझे कॉल की, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था। उसकी आवाज में पछतावा था और होंठों पर हल्की मुस्कान, वो मुस्कान जो ईशा के लिए जैसे एक झोंका था, ठंडी हवा का जो दिल को छू जाती है। ईशा कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखें नम हो गईं, होंठ कांपे और दिल जैसे बरसों का बोझ उतरने लगा। वो धीमे स्वर में बोली, लेकिन आप बहुत बुरे हैं, ये जानते हुए कि आपकी बना कौन है मेरा, फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर माहौल भारी हो गया। सिल्वी तुरंत आगे बढ़ी और ईशा को शांत करने लगी। उसकी पीठ थपथपाई। कबीर भी कुछ कहना चाहता था, पर ध्रुवांश के चेहरे पर नजर पड़ते ही रुक गया। ध्रुवांश बस चुपचाप उन्हें देख रहा था। फिर कबीर ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए बात शुरू की। भाई, सिल्वी भाभी ने बताया कि आपको वो डेविल डीमन सिटी ले गया था और उस डेविल ने ही सिल्वी भाभी को ठीक किया। ध्रुवांश ने बस हल्के से सिर हिलाया। गार्डन में सबकी नजरें अचानक उसकी ओर टिक गईं। सुनैना और शोभित के दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी बच्चे को कैंडी दिख गई हो। शोभित धीरे से बड़बड़ाया, मुझे ध्रुवांश चाहिए। अभी उसने पूरा कहा भी नहीं था कि सुनैना ने उसके मुंह पर मुक्का मारा और बोली, भाई, जाकर किसी लड़की पर डोरे डालो, ध्रुवांश सिर्फ मेरा है। दोनों वैसे ही बचकानी लड़की करने लगते हैं। तभी ध्रुवांश उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गंभीर थी, कबीर, तुम बहुत दिनों से द्रोण में नहीं हो, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हारे यहां कोई ट्रेनिंग हॉल तो होगा ही। ध्रुवांश की बात सुनते ही कबीर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। शोभित और सुनैना तुरंत रुक गए और ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। शोभित ने सिर खुजाते हुए कहा, ये लाइन सुनी सुनी सी लग रही है। सुनैना हंस पड़ी, लगेगी क्यों नहीं, जब जब आपने ये लाइन सुनी है, कबीर भाई ने आपकी धुनाई की है। शोभित का चेहरा गिर गया, जैसे बचपन से लेके अब तक की सारी पिटाइयां याद आ गई हों। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। आज शिकारी का शिकार होने वाला है। कबीर ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं भाई, माफ करना, हमारा ट्रेनिंग हॉल रिपेयर हो रहा है, हम द्रोण में चल के करते हैं ना। उसकी बात में डर साफ झलक रहा था। शोभित के चेहरे पर फिर एक बार निराशा आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उछलते हुए बोला, अरे कबीर भाई, आपको नहीं पता, ट्रेनिंग हॉल ठीक हो गया है, आप आराम से वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं। कबीर की आंखें तरेर गई। उसने शोभित को ऐसे घूरा जैसे अभी के अभी उसकी हालत खराब कर देगा। ईशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसे एम्परर हॉल की फाइट याद थी, जहां उसने देखा था कि ध्रुवांश कबीर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सिल्वी ने ईशा के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए ध्रुवांश से कहा, ध्रुवांश, वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुवांश ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कबीर चाहे तो मना कर सकता है, मैं बस उसकी पावर देखना चाहता हूं। कबीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर और आत्मसम्मान दोनों था। वो बोला, ठीक है, चलो भाई। वो आगे बढ़ा। बाकी भी उसके पीछे चलने लगे। सबसे पीछे से शोभित हंसते हुए धीमी आवाज में बोला, कुछ भी कहो, कबीर भाई में हिम्मत तो बहुत है। मुझे लगा था वो किसी तरह इस मैच को टाल देंगे, पर वो तो सच में करने वाले हैं। उसकी बात के उलट कबीर के कदम कांप रहे थे। वो अपने हाथों को दिखता है, हल्की सी कंपकपी थी। ये देख वो अपने आप से बोला, मैं इतना कांप क्यों रहा हूं? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी कबीर, बस तुझे ध्रुवांश के कुछ हमलों से बचना है और फिर सीधा हार मान लेनी है। इससे तू जिंदा वापस आ जाएगा। हाँ, यही सही होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग ट्रेनिंग हॉल पहुंचते हैं। हॉल बड़ा था, बीच में गोल एरिना, चारों तरफ सफेद दीवारें और ऊंची ऊंची लाइट्स। ऊपर बालकनी जैसी जगह पर शोभित, सुनैना, ईशा और सिल्वी खड़े थे। सबकी निगाहें नीचे थीं, जहां कबीर और ध्रुवांश आमने सामने खड़े थे। ध्रुवांश शांत खड़ा था। उसकी आंखें स्थिर थी, शरीर पूरी तरह रिलैक्स। वहीं कबीर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। दूसरी ओर एम्परर फैमिली के सभी लोग, कबीर के पिता विश्वास राय, उमंग और बाकी मेंबर एक बड़ी स्क्रीन पर इस फाइट को देख रहे थे। कमरे में खामोशी थी, बस स्क्रीन से आती हल्की रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी। ध्रुवांश ने कबीर की आंखों में दिखते हुए कहा, अगर तुमने मेरे 10 हमले झेल लिए तभी तुम ईशा के काबिल कहलाओगे। और हाँ, मुझे पत्थर दिल मत समझना, मैं अपनी फायर एलिमेंट वाली पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम सिर्फ हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे कमरे में बिजली दौड़ गई हो। कबीर ने गहरी सांस ली। वो जानता था यह सिर्फ फाइट नहीं, एक टेस्ट है, ईशा के लिए, अपने लिए और शायद ध्रुवांश के सामने अपनी हिम्मत साबित करने के लिए भी।
ट्रेनिंग हॉल की ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऊंची छत से आती सफेद रोशनी बीच में खड़े दो हंटर्स पर सीधी पड़ रही थी। एक तरफ ध्रुवांश शांत और स्थिर, दूसरी तरफ कबीर जो अब तक अपने डर से लड़ता आया था। दोनों आमने सामने खड़े थे। कबीर ने गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि लगा जैसे उसने अपने सारे डर को भीतर खींचकर बंद कर लिया हो। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। जहां पहले डर की झलक थी वहां अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ध्रुवांश भाई, मैं रेडी हूं। 10 नहीं, मैं 100 हमलों को रोकूंगा भी और आपको हराऊंगा भी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। ऊपर बैल्कनी में खड़े शोभित और सुनैना ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ईशा का दिल धड़क उठा। उसने पहली बार कबीर की आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस देखा था। दूसरी ओर वहीं एक बड़े रूम में कई लोग स्क्रीन पर यह दृश्य देख रहे थे। कांच के गिलासों में वाइन चमक रही थी, पर सबकी निगाहें उस एक स्क्रीन पर जमी थीं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। एक आदमी ने कुर्सी से झुकते हुए कहा, भाई साहब, ये सब क्या चल रहा है? रोकिए इसे। कोई बाहर का लड़का आकर राय फैमिली के बेटे को चैलेंज करे और हरा दे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस एक ठंडी हंसी गूंजी। उमंग, जो कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा था, हाथ में वाइन का ग्लास थामे हुए। उसने नजरें स्क्रीन से हटाए बिना कहा, वाह, आपने तो मैच शुरू होने से पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कबीर जीत नहीं सकता? रूम और भी शांत हो गया। वो सभी जानते थे राय फैमिली में उमंग पोजीशन में उनसे छोटा है, पर उसकी पोजीशन फैमिली के बाहर बहुत ऊंची थी। आखिर वो राय फैमिली का एकलौता एम्परर जो था, इसलिए उसकी एक बात पर लोग थम जाया करते हैं। सिर्फ उसके पिता ही थे जो उससे निडर होकर कुछ कह सकते थे। उधर ट्रेनिंग हॉल में माहौल बदल चुका था। कबीर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपनी एनर्जी को केंद्रित करना शुरू किया। उसके चारों ओर हल्की सफेद चमक सी फैल गई। हवा में एक कंपन महसूस हो रही थी, जैसे माहौल खुद थरथरा उठा हो। वो स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसे कबीर ने अपने हाथों के आसपास फैला लिया था। कबीर ने ध्रुवांश की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुवांश हल्का सा चौंका। उसकी आंखें कुछ पल के लिए सिकुड़ गईं। स्पिरिचुअल एनर्जी, ये पहली बार था जब कबीर ने अपने शरीर के बाहर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किया था। हर इंसान के भीतर एनर्जी होती है, लेकिन उसे बाहर लाना, उसे इतना ठोस बना देना कि वो आंखों से दिख सके, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ध्रुवांश ने धीरे से सिर झुकाया। वो मुस्कुराया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। देखते देखते उसके हाथों पर भी सफेद रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की परत चढ़ गई, जैसे धुएं की एक हल्की परत, पर भीतर भरी ताकत के साथ। दोनों आमने सामने थे। हवा भारी थी। कबीर ने मुट्ठियां कसी और आगे झपटा। धड़ाम! उसका पहला पंच ध्रुवांश की बाहों से टकराया। ध्रुवांश ने दोनों हाथों से रोक लिया, पर इस बार उसे हल्की मुश्किल महसूस हुई। कबीर की ताकत पहले जैसी नहीं थी। ध्रुवांश ने मन में कहा, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा करेगा। बेशक ये भी एम्परर का एक सक्सेसर है, मैं इम्प्रेस्ड हूं, लेकिन सबक तो सीखना जरूरी है। ध्रुवांश के चेहरे पर अब वो पुरानी स्माइल लौट आई। उसके हाथों की स्पीड अचानक बढ़ गई। वो हर वार को रोकता, पलट देता। कबीर किसी मशीन की तरह हमला किए जा रहा था और ध्रुवांश उसे अपने हाथों से रोके जा रहा था। हवा में श श जैसी आवाजें गूंज रही थीं। ऊपर खड़े सबकी सांसें रुक गईं। ईशा की आंखों में चिंता थी। वो चाहकर भी नीचे नहीं जा पा रही थी। सुनैना का मुंह खुला रह गया था। ओह गॉड, मैंने इतना तेज किसी को नहीं देखा। शोभित ने धीरे से कहा, अब समझ आया, ध्रुवांश और कबीर भाई दोनों ही कोई नॉर्मल हंटर नहीं है। नीचे दोनों के हाथों से उठती रोशनी दीवारों पर परछाई बना रही थी। हर टकराव के साथ एक हल्की शॉकवेव फैल रही थी। हॉल की फर्श पर दरारें दिखने लगी थीं। दूसरी तरफ वहीं रूम में सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। पहले जो लोग डर रहे थे, अब उनके चेहरों पर खुशी झलकने लगी थी। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, कबीर इतना अच्छा है, हमें तो पता ही नहीं था। बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे, लेकिन रूम के सेंटर में बैठे उमंग और विश्वास राय दोनों के चेहरे गंभीर थे। उमंग ने धीरे से गिलास रखा और स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहराई, एक सोच। कबीर बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि ध्रुवांश उसे करने दे रहा है, वो मन ही मन बुदबुदाया। उधर ध्रुवांश अब भी शांत था, पर उसके चेहरे पर एक संतोष था। कबीर की हर कोशिश उसे और उत्साहित कर रही थी। दोनों के बीच की फाइट अब सिर्फ पावर की नहीं रही, ये अब वो खुद को साबित करने की लड़ाई थी। कबीर की हर वार में जुनून था और ध्रुवांश के हर जवाब में सटीकता। हॉल गूंज रहा था, धड़ाम, श, ठप, और हर आवाज के साथ किसी का दिल धड़कता था। कभी ईशा का, कभी शोभित का,
कभी उन सब का जो स्क्रीन के सामने बैठे थे। ध्रुवांश ने एक पल के लिए वार रोका, कबीर की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अच्छा कर रहे हो कबीर, लेकिन अभी तो मैंने एक भी हमला नहीं किया है। कबीर ने हाफते हुए कहा, मैं हर हमले के लिए तैयार हूं भाई। फिर से मुकाबला शुरू हो गया था। अब ट्रेनिंग हॉल में गूंज सिर्फ मुक्कों और कदमों की थी। कबीर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। हर वार में उसकी पूरी ताकत झलक रही थी। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था, सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। देखने वालों को लगने लगा था कि शायद आज वो वाकई ध्रुवांश को मात दे देगा। हर हमले के साथ हॉल की हवा में धड़कनें तेज होती जा रही थीं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ध्रुवांश शांत था, जैसे सब पहले से जानता हो। उसकी निगाहें स्थिर थीं, शरीर की हर मूवमेंट सटीक और नियंत्रित। वो हर वार को सहजता से रोक रहा था, जैसे कबीर का हर हमला पहले से उसके दिमाग में दर्ज हो। एक पल ऐसा आया जब कबीर ने दाईं ओर से एक तेज मुक्का मारा, और उसी पल ध्रुवांश का चेहरा पलटते ही उसका मुक्का कबीर के सीने पर जा लगा। धम! एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। कबीर का शरीर हल्का ऊपर उठा और सीधा पीछे की दीवार से जा टकराया। दीवार में दरार तक पड़ गई। उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर वो खुद को सीधा खड़ा कर लेता है। उसके हाथ अब भी खसे हुए थे, आंखों में दर्द के साथ हिम्मत की चमक थी। वहीं देखने वाले सब सन्न थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़ाई इतनी तेज हो जाएगी। कबीर के पिता और उमंग शांत थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि ऐसा ही होगा। कबीर ने फिर से सांस संभाली, अपने दांत भींचे और एक पल भी गवाए बिना दोबारा ध्रुवांश पर टूट पड़ा। उसकी एनर्जी अब और ज्यादा अस्थिर हो चुकी थी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। ध्रुवांश मन ही मन सोच रहा था, ये स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल तो कर पा रहा है, लेकिन अभी स्टेबल नहीं है। मुकाबला शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इसकी एनर्जी खत्म होने लगी है। ऐसे तो ये असली लड़ाई में टिक भी नहीं पाएगा। उसकी सोच खत्म हुई नहीं थी कि कबीर का मुक्का एकदम सामने आ गया, सीधा ध्रुवांश के चेहरे की ओर। लेकिन उस पल ध्रुवांश का शरीर एकदम मुड़ा, उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने कबीर का मुक्का हवा में ही रोक लिया। पल भर में ध्रुवांश ने अपना शरीर घुमाया और एक तेज लात कबीर के पेट पर मारी। थांक! कबीर कुछ मीटर दूर फिसलता हुआ गया, लेकिन गजब यह था कि वो गिरा नहीं। उसके पैर डगमगाए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने होठों से बहते खून को अंगूठे से पोंछा और फिर से ध्रुवांश पर टूट पड़ा। अब उसकी स्पीड पहले से दुगनी थी। ध्रुवांश उसकी हर मूवमेंट पकड़ रहा था, कभी झुककर, कभी पलटकर, कभी मुक्का रोककर। और इसी बीच वो कहता है, अच्छा किया तुमने, तुम्हारे हमले तेज थे लेकिन ताकतवर नहीं। तुम्हें अभी एनर्जी को समझना बाकी है। ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी अचानक वो कबीर की नजरों के सामने से गायब हो गया। सभी के बीच हलचल मच गई। गायब? वो गायब हो गया? सुनैना हैरान थी, लेकिन उमंग, सिल्वी और विश्वास राय जानते थे कि ये गायब होना नहीं था, ये ध्रुवांश की स्पीड थी। ध्रुवांश अब कबीर के पीछे आ चुका था। कबीर कुछ समझ पाते उससे पहले ध्रुवांश की हथेली कबीर की गर्दन के पास एक खास पॉइंट पर जा लगी। थप! बस एक ही झटका और कबीर खड़े खड़े बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि सब खत्म हो गया है। उमंग की आंखें फैल गईं। वो धीमी आवाज में बोला, ये कैसी टेक्निक है? विश्वास राय के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, आखिर वो मास्टर विराज का बेटा है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर उन्होंने उमंग की ओर मुड़कर गंभीर आवाज में कहा, उमंग, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ध्रुवांश को कभी कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हारे दादाजी से मिलते ही उन्हें बताऊंगा कि हमने मास्टर विराज की फैमिली को ढूंढ लिया है। वो जानकर बहुत खुश होंगे। ट्रेनिंग हॉल के ऊपर बनी गैलरी में खड़ी ईशा की आंखें नम थीं। उसने कबीर की हालत देख घबराई सी आवाज में धीरे से कहा, कबीर, तुम ठीक हो ना? सिल्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करते हुए बोली, ईशा परेशान मत हो, ये बस एक ट्रेनिंग फाइट थी। कबीर ठीक है, मैं हील कर दूंगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ईशा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी कबीर पर टिकी थीं। बगल में खड़ी सुनैना की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। उसकी निगाहें ध्रुवांश पर जमी थीं। वो जैसे उसकी हर मूवमेंट से मोहित हो गई थी। और शोभित, वो तो बस मुंह खोले खड़ा था। ये बंदा इंसान है या तूफान? उसने मन ही मन कहा। रूम में बैठे राय फैमिली के बाकी लोग निराश थे। उन्हें अपने बेटे की हार भारी लगी, लेकिन विश्वास राय के चेहरे पर वही मुस्कान अब भी बरकरार थी। वो जान चुके थे कि जो लड़का आज यहाँ खड़ा है, ध्रुवांश, वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं, कुछ तो खास है। रूम में हल्की रोशनी थी और हवा में अभी भी उस ट्रेनिंग हॉल की गूंज बाकी थी। सबके चेहरे पर तनाव और राहत का मिला जुला असर था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बिस्तर रखा था, जिस पर कबीर लेटा हुआ था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और बगल में सिल्वी अपने दोनों हाथों में हरी आभा लिए उसकी चोटों को हील कर रही थी। कुछ सेकंड बाद कबीर की उंगलियां हिली, फिर उसने आंखें खोली। रूम में सन्नाटा फैल गया।
सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वो धीरे से उठकर बैठ गया और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो दिख रहा था वो अफसोस था। वो धीरे धीरे बोला, आवाज कमजोर थी। मैं हार गया भाई। जैसा आपने कहा था, मैं 10 हमलों का सामना भी नहीं कर पाया। मैं वादा करता हूं, कबीर अब ईशा के सामने नहीं आएगा। उसके शब्दों में टूटन थी, जैसे हर वाक्य के साथ उसकी हिम्मत भी बिखर रही हो। ईशा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें नम हो गईं, होंठ कांपे, पर कुछ बोली नहीं। बस उसकी नजरों में गम था और शायद थोड़ी नाराजगी भी, खुद से और किस्मत से। कमरे में बैठे उमंग और उनके पिता दोनों चुप थे। उन्होंने ना तो खुशी दिखाई न गम, लेकिन ध्रुवांश सब कुछ महसूस कर रहा था। उसने ईशा की आंखों से गिरते हुए वो हल्के से थमे हुए आंसू देखे और उसी पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से कबीर के पास गया और शांत आवाज में बोला, कबीर, तुम्हारी खासियत तलवारबाजी है और तुमने अभी तक स्पिरिचुअल एनर्जी पर पूरा कंट्रोल नहीं पाया है। तुम्हारा डिफेंस भी कमजोर है। यही वजह थी कि तुम आज हार गए। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन किसी सजा का भाव नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां हल्के से भींची, गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ये कहूंगा, लेकिन ये फालतू की बातें बंद करो और मेरी बहन को रुलाना भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में हैरानी थी। कबीर भी अवाक ध्रुवांश की ओर देख रहा था। ध्रुवांश उठकर ईशा के पास आया। उसके सामने झुककर उसकी आंखों से आते आंसुओं को हल्के हाथों से साफ करते हुए कहा, अगर दोबारा मेरी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए, वो रुकता है, हल्की मुस्कान के साथ लेकिन बेहद गंभीर लहजे में कहता है, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रूम में सन्नाटा छा गया था। कबीर की सांसें अटक गईं और ईशा के होंठों पर एक हल्की कंपन थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ध्रुवांश ने फिर कबीर की ओर देखा, कबीर, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन के साथ तुम्हारा नाम तभी जुड़े जब तुम उसे बचाने के काबिल बन जाओ। 6 महीने बाद होने वाली हंटर रैंकिंग में अगर तुम टॉप 100 में आ गए तो तुम खुद ईशा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ सकते हो, बशर्ते मेरी बहन भी यही चाहती हो। वो कहते हुए ईशा की ओर देखने लगा। ईशा की आंखें अब भी नम थी, लेकिन उनमें हल्की सी मुस्कान थी। तभी ध्रुवांश थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, लेकिन कबीर, मुझे नहीं लगता कि ईशा ऐसा कुछ चाहती है, तो चलो ये सब कैंसिल करते हैं। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ईशा झटके से उठी और उसके सीने पर हल्का मुक्का मारते हुए बोली, आप कितने बुरे हैं भाई, मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। फिर वो ध्रुवांश को कसकर गले लगा लेती है। ध्रुवांश के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आती है। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ईशा, तुम में मेरी जान बसती है, इसलिए तुम्हारी फिक्र होती है। रूम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत था। फिर उमंग आगे आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन लहजा हल्का सा ठंडा। ध्रुवांश, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बोला। कबीर नहीं कर पाया तो राय फैमिली ईशा की सुरक्षा करेगी। ध्रुवांश ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराया। बेशक राय फैमिली करेगी तो शायद कोई भी खतरा उसे छू नहीं पाएगा, लेकिन क्या होगा जब खतरा खुद हंटर ऑर्गेनाइजेशन से आए, या किसी रॉयल फैमिली से, या वो रुकता है, उमंग की आंखों में देखता है, या खुद राय फैमिली से। कमरे में खामोशी छा गई। उमंग के पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार असहजता झलकती है। ध्रुवांश ने सिर झुकाया, हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मैं कबीर को जानता हूं, वो बिना सोचे ईशा के सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कबीर पावरफुल बने। ये सुनते ही सबकी आंखें ध्रुवांश पर टिक गई। कबीर की सांस अटक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश उसके बारे में ऐसा सोचता है। उसकी आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और ध्रुवांश के सामने जाकर बोला, वादा करता हूं भाई, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ध्रुवांश ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उस पल में मानो जिगरी दोस्त बन गए हों। लेकिन माहौल की गंभीरता ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शोभित अचानक आगे बढ़ा, नाटकीय अंदाज में बोला, गुरुदेव। ध्रुवांश ने उसे घूरा, भौएं चढ़ाई। क्या? बगल में खड़ी सुनैना ने माथा पकड़ा और कहा, इसकी नौटंकी फिर शुरू हो गई। शोभित ने दोनों हाथ जोड़ लिए और घूम घूम कर बोला, मेरे गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। कमरे में हंसी फूट पड़ी। सिल्वी भी मुस्कुरा रही थी। ईशा ने आंखें पोंछ लीं और खुद ध्रुवांश सिर पकड़कर खड़ा था। शोभित, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ट्रेनिंग क्या होती है। अभी जो तुमने देखा वो तो ट्रेलर था, ध्रुवांश ने हंसते हुए कहा। बस गुरुदेव, यही तो चाहिए, आप मुझे ट्रेनिंग दो। मैं कबीर बाई की तरह डरने वालों में नहीं हूं, शोभित ने कहा और सब फिर जोर जोर से हंसने लगे। कबीर शोभित को घूर कर देखने लगा था। कुछ घंटे बीत चुके थे। राय फैमिली का घर अब पहले से ज्यादा शांत था। ध्रुवांश और सिल्वी वहां से जा चुके थे। ईशा को कबीर ने कॉलेज वापस भेज दिया था, लेकिन खुद कबीर बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। स्पिरिचुअल एनर्जी का एकदम से खत्म हो जाना किसी भी हंटर के लिए ऐसा था जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए गए हों।
अब उसे फिर से नॉर्मल होने में कम से कम 24 घंटे लगने वाले थे। इस दौरान वो ना तो ट्रेनिंग कर सकता था, न फाइट। वहीं राय फैमिली के लोग एक बार फिर उसी बड़े हॉल में बैठे थे जहां कुछ घंटे पहले डेविल के भेजे गए लेटर पर चर्चा हुई थी। टेबल पर वही सफेद पत्थर का टोकन और एक छोटा सी कांच की शीशी सी दिखने वाला रिकवरी पोशन रखा था। दोनों ही चीजें उस रहस्यमयी लेटर के साथ आई थी। विश्वास राय, राय फैमिली के हेड, गंभीर चेहरे के साथ सबकी ओर देखते हुए बोले, काफी सोच विचार के बाद हमने तय किया है कि हमें डेविल से मिलना चाहिए। उसके साथ साझेदारी करना है या नहीं, ये फैसला हम मुलाकात के बाद करेंगे। कमरे में बैठे सभी लोगों ने सहमति में सिर हिला दिया। विश्वास राय के इशारे पर उमंग ने उस पत्थर जैसे टोकन को अपनी मुट्ठी में बंद किया और जोर से तोड़ दिया। जैसा कि डेविल ने कहा था, इस टोकन को तोड़ते ही वो खुद उनसे मिलने आएगा। अब बस इंतजार था। उधर बहुत दूर मूनलाइट रेल्म की स्काई सिटी में ध्रुवांश और सिल्वी एक खूबसूरत फूलों के बागीचे में थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, फूलों की महक चारों ओर फैली हुई थी और दूर दूर तक तितलियां उड़ रही थीं। सिल्वी उन तितलियों के पीछे भाग रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हंसी से जैसे वातावरण और भी जिंदा उठा था। ध्रुवांश एक ओर खड़ा होकर उसे देख रहा था, होठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में एक सुकून भरा अपनापन। उसे ऐसे दिखकर लगता था जैसे उसकी सारी थकान मिट गई हो। तभी उसके पीछे से उसकी परछाई हिलने लगी और उसी परछाई से कोई आकृति बाहर निकल आई। ध्रुवांश एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो ड्यू था। ड्यू यहां? और ये शैडो मूवमेंट कहां से सीखी? ड्यू हल्का सा झुककर बोला, मास्टर, ये टेक्निक मैंने खुद से सीखी है। जब मैं अब वो क्लोन देखता हूं जो आपकी परछाई से निकलते हैं और वापस उसमें चले जाते हैं, बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी के साथ गर्व भी झलकने लगा। मन ही मन उसने सोचा, कमाल है, ड्यू सच में टैलेंटेड है। अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो एक दिन मुझे बहुत पीछे छोड़ देगा। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो बताओ, इतनी जल्दी में यहाँ आने की क्या वजह है? ड्यू ने गंभीरता से कहा, मास्टर, वो टोकन जो आपने राय फैमिली को भेजा था वो तोड़ दिया गया है, यानी वे मिलने के लिए तैयार हैं। ध्रुवांश ने सिर हिलाया, अच्छा, तो अब वक्त आ गया है। वो कुछ देर सोच में डूब गया, फिर बोला, उस टोकन में तुम्हारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इसलिए तुम्हें पता चल गया होगा कि कब और कहां उसे तोड़ा गया। अब तुम वहां जाओ और उन्हें समझाओ कि वे हमारा पोषण बेचने के लिए तैयार हो जाए। ये सौदा हमारे लिए जरूरी है, इसके बिना मूनलाइट रेल्म्स ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। ड्यू ने झुककर कहा, आप बेफिक्र रहिए मास्टर, मैं जल्द ही आपके पास अच्छी खबर लेकर लौटूंगा। वो जाने को हुआ ही था कि ध्रुवांश ने कहा, ड्यू, वहां तुम्हें कबीर नाम का लड़का मिलेगा, उसे देखते ही पहचान जाओगे। और वहां एक एम्परर लेवल हंटर भी मौजूद है, गलती से भी उसे चैलेंज मत करना। ड्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझ गया मास्टर। और फिर वो दोबारा वही परछाई में चला गया। ध्रुवांश ने उसकी दिशा में देखा, मुस्कुराया और धीमे से कहा, ये ड्यू मेरे बिना पूरी बात बोले सब समझ जाता है। तभी सिल्वी दौड़ती हुई उसकी ओर आई। उसने फूलों से बना एक छोटा सा क्राउन अपने सिर पर पहन रखा था। गले में फूलों का हार था और हाथों में फूलों से बनी कंगने। उसके चेहरे पर मासूम सी खुशी थी। अपना हाथ आगे कीजिए, उसने कहा। ध्रुवांश ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? बस कीजिए ना, सिल्वी ने बच्चों जैसी जिद की। ध्रुवांश उसकी आंखों में चमक देखकर हंस पड़ा और हाथ आगे कर दिया। सिल्वी ने जल्दी से उसका हाथ थामा और उस पर फूलों से बनी एक छोटी सी अंगूठी पहना दी। ध्रुवांश हैरान होकर मुस्कुराया, ये क्या है? सिल्वी ने गर्व से कहा, ये रिंग है जो मैंने पहनाई है, अब समझो हमारी आधी शादी हो गई। ध्रुवांश ने हल्के से हंसते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान में शरारत थी लेकिन लहजे में अपनापन। वो मुस्कुराते हुए सिल्वी को देखता है और सीधा उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है। दोनों के चेहरे बेहद पास आ चुके थे। दोनों एक दूसरे की धड़कन और तेज सांसें महसूस कर पा रहे थे। ध्रुवांश सिल्वी के पास जाते हुए उसके कानों में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है, अगर आधी शादी हो गई है तो आधी सुहागरात भी मना लेते हैं। सिल्वी का चेहरा लाल पड़ गया, दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। तभी ध्रुवांश उसके माथे को चूमते हुए हंसकर कहता है, अरे टेंशन मत लो, मजाक कर रहा था। ये सुन सिल्वी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ध्रुवांश ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो और भी खूबसूरत लगने लगती हो। सिल्वी भी मुस्कुराते हुए कहती है, और जब आप हंसते हैं तो पूरा आसमान चमक उठता है। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देख रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, सूरज की सुनहरी रोशनी सिल्वी के चेहरे पर पड़ रही थी, और उस पल को देखकर ऐसा लगता था मानो मूनलाइट रेल्म की हर चीज उनके लिए ठहर गई हो। रोशनी सिल्वी के चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल को देखकर ऐसा लगता था मानो मूनलाइट रेल्म की हर चीज उनके लिए ठहर गई हो। राय फैमिली के विशाल मैंशन के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बड़े से हॉल में लंबी लंबी टेबलें सजी थीं, महंगे सोफों पर परिवार के लोग बैठे थे, लेकिन हर चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था।
कोई बार बार घड़ी देख रहा था, कोई लंबी सांस लेकर अपनी टेंशन दबाने की कोशिश कर रहा था। हर किसी को सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, क्या डेविल आएगा भी या नहीं। इसी बेचैनी के बीच मैंशन के बाहर ठंडी हवा के साथ एक काली परछाई चुपचाप जानलेवा शांति के साथ उभरती है। वो कोई और नहीं, ड्यू था। ड्यू ने कई अलग अलग रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर फैला हुआ था जो किसी भी बाहरी ताकत को अंदर घुसने नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की निराशा थी, लेकिन तभी गेट धीरे धीरे खुलता है। एक काली लग्जरी कार मैंशन के अंदर दाखिल होती है। ड्यू की आंखों ने हल्की चमक आती है। वो बिना एक सेकंड गंवाए उस कार की शैडो में फिसल जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, और उसकी परछाई कार के साथ साथ मैंशन के अंदर एंटर कर जाती है। अंदर पहुंचकर वो तेजी से शैडो बदलता जाता है। पहले एक मेड की परछाई, फिर एक गार्ड की, और आखिर में वो विश्वास राय के बटलर की शैडो में जा बसता है, जो कुछ वाइन बॉटल्स लेकर बड़े हॉल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही बटलर कदम रखते हुए हॉल में दाखिल होता है, राय फैमिली के एक आदमी की तेज घमंडी आवाज गूंजती है, मुझे नहीं लगता वो डेविल अब आएगा। आप सब लोग बेवजह एक बेवकूफ को इतना भाव दे रहे हैं। उसकी आवाज में तिरस्कार था, उसके लहजे में गुरूर, और उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था, वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। ये सुनते ही ड्यू की आंखों में खतरनाक तरीके से गुस्सा तैर जाता है। वो बस उसी पल उस आदमी को मार गिराना चाहता था। उसकी शैडो बटलर की शैडो में ऐसे कांप रही थी जैसे बाहर फट पड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन उसे ध्रुवांश के ऑर्डर याद था, बिना मास्टर की इजाजत किसी को छूना भी नहीं है। उधर उमंग और कबीर दोनों ने अचानक एक खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस किया। दोनों की नजरें तुरंत बटलर पर टिक जाती हैं। वो कुछ करने ही वाले थे कि ड्यू शैडो से बाहर निकल आता है। पूरे हॉल में जैसे हवा थम जाती है, लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं। किसी ने ऐसी इंटर कभी नहीं देखी थी। ड्यू आधा झुकते हुए बेहद संयत आवाज में कहता है, हेलो, मैं मेरे मास्टर द मूनलाइट रेल्म के लीडर का एक छोटा सा नौकर हूं। आप मुझे ड्यू कह सकते हैं। मेरी हरकत से आपको असहज हुआ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और अंदर छिपा खतरा भी। विश्वास राय तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर सम्मान था और आवाज में गंभीरता। आओ ड्यू, स्वागत है आपका। और जहां तक आपके मास्टर की बात है, हमारा इरादा उन्हें इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूं। ड्यू के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। वो झुककर विनम्रता से कहता है, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए, जिस काम के लिए आया हूं, पहले उस बारे में बात करते हैं। विश्वास राय भी मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने से पहले वो उस आदमी पर ऐसी निगाह डालते हैं जिसमें साफ लिखा होता है, तुमने डेविल की इंसल्ट करके बड़ी गलती कर दी है। सबके शांत होने पर ड्यू चारों तरफ देखकर बोलता है, मैं अपने मास्टर का मैसेज लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं राय फैमिली की पावर चेक करना चाहता हूं। ये जानना चाहता हूं कि आपकी शक्ति हमारे साथ बिजनेस करने के लायक है या नहीं। पूरा हॉल भड़क उठता है, हर चेहरा गुस्से से लाल। ये हमारे साथ कैसे बात कर रहा है? हिम्मत देखो इसकी, हमारी ताकत पर शक। लेकिन उमंग, कबीर और विश्वास राय तीनों अब भी शांत खड़े थे, जैसे वो समझ रहे हों कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, नाराजगी का मौका नहीं। विश्वास राय खड़े होकर कहते हैं, ठीक है, मेरे साथ आइए। वो ड्यू को लेकर एक लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए एक बड़े हॉल में ले आते हैं। यहां दर्जनों नहीं, सैकड़ों हीरो लेवल हंटर्स खड़े हुए थे। उनके शरीर सॉलिड, उनकी आभा तेज और उनका आत्मविश्वास हद से ज्यादा। विश्वास राय हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ऐसे फाइटर्स हमारे पास और भी सैकड़ों हैं। ड्यू उन सबको एक एक कर नजरों से पढ़ता है, फिर एक बहुत साधारण पर डरा देने वाले लहजे में कहता है, क्या बात है, इन्हें देखकर ही बता सकता हूं कि इनके जैसे 100 हीरो मिलकर आसानी से एक एम्परर लेवल हंटर को घंटों रोक सकते हैं। यह सुनकर पूरा हॉल घमंड से भर जाता है। हर चेहरे पर वही लुक, हम इतने स्ट्रांग हैं, लगता है डेविल का आदमी डर गया है। लेकिन ड्यू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे वो किसी मजेदार चीज के लिए तैयार हो रहा हो।
वो विश्वास राय की तरफ मुड़कर कहता है, अगर आपकी इजाजत हो, क्या मैं आपके इन फाइटर्स के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकता हूं? पूरे हॉल में सन्नाटा। कबीर, उमंग, विश्वास राय, यहां तक कि बाकी हंटर्स भी हैरान थे। उमंग कुछ बोलने ही वाला था कि विश्वास राय हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। और ड्यू से कहते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो और हम डीमन लॉर्ड के दुश्मन बन जाएं। आप जानते हैं आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हंटर लेवल की है। ड्यू फिर मुस्कुराता है और उसकी ये मुस्कान किसी खतरे का इशारा देती थी। सही कहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे एक छोटी सी खरोच भी आई, आप वहीं प्रैक्टिस रोक सकते हैं और उसका दोष किसी पर नहीं आएगा। विश्वासराय गहरी सांस लेकर थोड़ी मजबूरी और उत्सुकता के साथ सिर हिला देते हैं। ठीक है। ड्यू पलक झपकते ही गायब हो गया और अगले ही पल वो राय फैमिली के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। ये हॉल किसी स्टेडियम से कम नहीं था। ऊंची छत, दीवारों पर नीली पीली ऊर्जा की हल्की चमक, चारों तरफ स्पेशल एनर्जी लाइट्स और सबसे खास हवा में एक भारी दबाव। ये हाल खास तौर पर हीरो लेवल के सभी गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। ड्यू चारों तरफ नजर घुमाता है। वो अकेला नहीं था, उसके चारों ओर 100 हीरो लेवल हंटर्स खड़े थे। हर एक का शरीर ताकत से भरा, हर एक की आभा घातक और हर एक की आंखों में गुस्सा और घमंड चमक रहा था। ये वही हंटर थे जिन्हें राय फैमिली ने हमेशा गर्व से अपनी शक्ति कहा था, और आज उनके सामने खड़ा था एक अकेला डेमी ह्यूमन। ड्यू हल्का सा मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सुकून था। वो धीमी मगर साफ आवाज में कहता है, तुम में से कोई भी रहम मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं करूंगा। जैसे ही उसके शब्द खत्म होते हैं, उसके चेहरे की हड्डियां हल्की सी खिंचती है। चेहरा इंसानी ही रहता है, लेकिन उस पर एक भेड़िए की झलक उभरने लगती है। उसकी आंखें सिकुड़ पर शिकारी की तरह चमकती हैं। नाखून बड़े होकर नुकीले पंजों जैसे हो जाते हैं। पूरा हॉल एकदम चुप, डर हवा में फैल चुका था। विश्वास राय, जो किनारे खड़े सब कुछ देख रहे थे, हैरानी से बोल उठते हैं, इसकी पावर हंटर लेवल से कहीं ज्यादा है। बीस्ट फॉर्म में ये और भी ताकतवर है। कबीर की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पहली बार ऐसा कोई बीस्ट फॉर्म इतने करीब से देख रहा था। उमंग का चेहरा गंभीर था। उसे साफ पता था, अगर हालात बिगड़े तो उसे बीच में कूदना पड़ेगा। लेकिन हीरो लेवल हंटर्स, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक डेमी ह्यूमन, वो भी अकेला, उन्हें चैलेंज हो रहा था। उनके लिए ये इंसल्ट जैसा था। और बिना एक सेकंड गंवाए 100 हीरो लेवल हंटर्स एक साथ ड्यू पर टूट पड़ते हैं। एक पल में हॉल में फायर बॉल्स, एनर्जी वेव्स, तलवारें, हवा के ब्लेड, बिजली की चमक सब दौड़ पड़ती हैं ड्यू की तरफ। लेकिन ड्यू किसी इंसान या हंटर की तरह नहीं लड़ रहा था। वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे उसकी हड्डियां हवा की बनी हो। वो कभी बाईं ओर झुकता, कभी हवा में फ्लिप मार कर निकल जाता, कभी किसी के कंधे पर कदम रखकर दूसरे की पीठ पर उछल जाता, कभी जमीन पर हाथ टिकाकर घूमता और अटैक को चकमा दे देता। उसकी हर मूवमेंट में डांस और मौत का खूबसूरत मिश्रण था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कई हीरो उसे सिर्फ धुंध जैसी छाया में देख पा रहे थे। कुछ मिनट बाद ड्यू रुक जाता है। उसके चेहरे पर अब शिकारी की चमक थी। वो हंसते हुए कहता है, अब मेरी बारी। और उसी पल वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हॉल की हवा भी चीख उठती है। वो सेकंडों में हीरोज के बीच से गुजरता जाता है, और जहां जहां से गुजरता है वहां हीरोज कटे हुए पेड़ों की तरह गिरते जाते हैं। उसके खुले नुकीले नाखून हर वार किसी कोने में तेज चीख छोड़ती। एक हीरो का हाथ हवा में कटकर नीचे गिरता है। कुछ के सीने फट जाते हैं, कुछ के पैरों में गहरे घाव बन जाते हैं। खून नीचे बहने लगता है, लेकिन ड्यू का चेहरा बेपरवाह था। उमंग आगे बढ़ता है, बस अब मुझे। लेकिन विश्वास राय हाथ उठाकर उसे रोकते हैं। उनकी आवाज शांत मगर भारी थी। रुको उमंग, अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूं वो क्या कर रहा है। ड्यू आखिरकार रुकता है। हॉल में जगह जगह घायल हंटर पड़े हुए थे। कुछ कराह रहे थे, कुछ बेहोश थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। ड्यू विश्वास राय की तरफ मुड़कर कहता है, और ये हो गए 100। माफ कीजिएगा मिस्टर राय, लेकिन आपके फैमिली के कुछ लोगों ने मेरे मास्टर को हल्के में लिया था। अब शायद उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि मेरे मास्टर क्या चीज हैं। राय फैमिली के सदस्यों का चेहरा पीला पड़ चुका था। कोई बोल भी नहीं पा रहा था। तभी उमंग आगे बढ़कर गुस्से में कहता है,
किसी के मेहमान होकर ऐसा करना दोस्ती की निशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डेविल हमसे दोस्ती चाहता है। ड्यू तुरंत झुक जाता है। उसकी आवाज में सच्ची विनम्रता थी। मेरी गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए एम्परर। ये जो मैंने किया, इसमें मेरे मास्टर का कोई हाथ नहीं था। ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे मास्टर की बेइज्जती की थी, लेकिन इस गलती की भरपाई मैं खुद करता हूं। वो अपनी कमर से छोटा सा बैग निकालता है। उसमें कई छोटी कांच की बोतलें भरी हुई थी। रिकवरी पोशन। वो एक एक कर सभी हीरो लेवल हंटर्स के मुंह में पोशन डालता है। जैसे ही लिक्विड गले में उतरता है, उनके जख्म किसी चमत्कार की तरह भरने लगते हैं। कटे घाव मिट जाते हैं, टूटी हड्डियां जुड़ जाती हैं, खून बहना बंद हो जाता है और कुछ सेकंड में सारे हंटर्स खड़े हो जाते हैं जैसे कभी लड़ाई हुई ही नहीं। पूरा हॉल दंग। उमंग लगभग बोल ही नहीं पा रहा था। सबकी नजर उस हीरो पर जाती है जिसका हाथ कट गया था। ड्यू उसके पास जाता है, कटे हाथ को उसकी जगह पर रखता है और ऊपर से वही पोषण डाल देता है। हॉल में सन्नाटा और कुछ ही सेकंड में उसका हाथ वापस से जुड़ जाता है। हीरो हैरानी से अपना हाथ घुमाता है, शिकन के बिना। उसकी आंखें भर आती हैं। उमंग अवाक था। कबीर ड्यू को ऐसे देख रहा था जैसे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। और अचानक विश्वास राय जोर से हंस पड़ते हैं। हॉल में सब मुड़कर उन्हें देखते हैं। उमंग चौंक कर पूछता है, डैड क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? विश्वास राय हंसते हुए उनकी ओर आते ड्यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर ड्यू, शुरू से आप हमारे साथ खेल रहे थे, है ना? ड्यू मासूम सी हंसी हंसता है। अरे मिस्टर राय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ खेलूं? इतनी मेरी हैसियत नहीं। मैं तो अपने मास्टर के कहने पर यहां आया हूं। विश्वास राय मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहते हैं, हमारे फाइटर्स को गिराकर आपने हमें दिखाया कि आप कितने खतरनाक हैं और उन्हें ठीक करके आपने साबित किया कि आप उन्हें मारना नहीं चाहते। और इससे पहले कि आप कुछ कहते, आपने हमें बिना एक शब्द बोले समझा दिया कि हमें वो पोषण क्यों खरीदना चाहिए। 40 साल के बिजनेस में पहली बार किसी ने मेरे साथ ऐसा बिजनेस किया है। वो आगे बढ़कर ड्यू से हाथ मिलाते हैं। हम बिजनेस के लिए तैयार हैं और मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है। कुछ बेचने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को दिखाओ कि उन्हें उसकी जरूरत है। ड्यू मुस्कुरा देता है और राय फैमिली बस उसे देखने में लगी रह जाती है, क्योंकि ऐसे डेमी ह्यूमन उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। राय फैमिली के विशाल मैंशन के अंदर एक बड़े से हॉल में गोल मेज के चारों ओर सब लोग बैठे थे। हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी थी और माहौल में एक अजीब सी शांति। इसी बीच विश्वास राय ने सामने बैठे ड्यू की तरफ देखा। उनकी आंखों में संतोष, भरोसा और थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। विश्वास राय ने पोषण के बिजनेस के लिए मुस्कुराकर हां कहा था। इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कोई और नहीं करता, लेकिन ड्यू पर उनका भरोसा किसी आम इंसान जैसा नहीं था। कुछ देर बातचीत के बाद दोनों ने एक भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। कागज पर कलम चलते ही फैसले की गंभीरता जैसे हवा में गूंज उठी। उसी वक्त विश्वास राय ने पहला ऑर्डर भी दे दिया, 1000 पोशंस। लेकिन जैसे ही बात कीमतों की आई, विश्वास राय की आंखें फैल गईं। ड्यू ने शांत आवाज में बताया, 50% रिकवरी पोशन 20 लाख प्रति और 100% वाली 2 करोड़। ये कीमतें सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की सांसें रुकी, कुछ ने झट से नजरें झुका ली। विश्वास राय ने खुद को संभालते हुए कहा, मतलब राय फैमिली को 9 लाख में दिया जा रहा है, लेकिन असल कीमत 20 लाख है। ड्यू ने सिर हिलाया। हाँ, और 100% वाला पोषण तो वैसे भी सिर्फ आपकी फैमिली के इस्तेमाल के लिए मिलेंगे, वो भी सीमित मात्रा में। बाकी लोग अगर इस लेवल का पोषण चाहते हैं तो उन्हें सीधे मूनलाइट रिल्म से लेना होगा, अगर मेरे मास्टर इजाजत दें तो। डेविल का नाम कमरे में हवा की तरह गुजरा। सभी को पता था कि डेविल कौन है और उसकी ताकत किस लेवल की है। लेकिन कीमतों की बात खत्म होते ही विश्वास राय के चेहरे पर एक और तनाव उभर आया, पेमेंट का। चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो उलझन में हैं। अगर वो चेक देते तो उसे कैश करवाने के लिए डेमी ह्यूमन को बैंक जाना पड़ता, और मौजूदा हालात में बैंक तक उनका जाना सीधा खतरा था। राय फैमिली की सुरक्षा अभी भी हर वक्त किसी अनजान आंख की निगरानी में थी। ड्यू ने ये सब साफ साफ पढ़ लिया। वो मुस्कुराया, एक सुकून देने वाली मुस्कान, और बोला, आपको अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहले कैश अरेंज कर लीजिए, जब पोषण मिल जाएगा तब पूरी पेमेंट कर दीजिए।
पूरा हॉल कुछ सेकंड तक शांत पड़ गया और किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था। डेविल राय फैमिली पर इतना भरोसा कर रहे हैं? विश्वास राय थोड़े हैरान, थोड़े प्रभावित होकर बोले, मैं जल्द ही मीडिया में हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दूंगा और यह भी कि राय फैमिली डेविल के साथ है। यह सुनकर ड्यू की मुस्कान थोड़ी और साफ हो गई। इसके लिए शुक्रिया, उसने धीमे से कहा। इसी दौरान उसकी नजर कमरे के एक कोने में खड़े कबीर पर गई। राय फैमिली का बेटा, लेकिन इस वक्त कुछ थका हुआ, खोया हुआ सा दिख रहा था। ड्यू अपनी सीट से उठकर कबीर के पास गया। आप मिस्टर कबीर हैं, सही कहा मैंने? कबीर ने हल्की हैरानी से सिर हिलाया। ड्यू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी पूरी स्थिति समझ चुका हो। मेरे मास्टर ने आपका नाम खास तौर पर लिया था, ड्यू ने कहा। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने स्पिरिचुअल एनर्जी का काफी हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है और आपका एनर्जी कोर अभी कंट्रोल में नहीं है। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही ड्यू ने अपनी पॉकेट से एक छोटी कांच की शीशी निकाली, जिसमें हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी। 100% रिकवरी पोशन, सबसे पहले ये पिएं। कबीर की आंखों में एक पल को डिसबिलीफ आया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस हाथ बढ़ाकर पोशन ले लिया। जैसे ही वो पोशन गले से नीचे उतरा, कबीर ने तेज सांस ली। उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी, जैसे उसकी आधी भुज चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक जाग उठी हो। कुछ ही सेकंड में कबीर की आंखें पहले से ज्यादा चमकदार हो चुकी थीं। हॉल में मौजूद हर कोई ये देखकर दंग था। दूर खड़े विश्वास राय धीरे से बोले, मतलब ये पोशन स्पिरिचुअल एनर्जी भी वापस ला सकता है? ड्यू ने बिना किसी घमंड के जवाब दिया, जी हां, और इसी वजह से इसकी असली कीमत 20 लाख से कहीं ज्यादा है। आने वाले समय में इसकी कीमतें आसमान छुएंगी। राय फैमिली एक पल को बिल्कुल शांत पड़ गई। सबके चेहरे पर एक ही भाव, हैरानी और सम्मान। ड्यू ने कबीर की ओर मुड़कर कहा, आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर फिर से काम करना होगा और सिर्फ हंटर पावर पर निर्भर मत रहिए। अपना शरीर भी मजबूत कीजिए। ताकतवर शरीर और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों मिलकर ही असली ताकत बनाते हैं। दूर से सुनते हुए उमंग भी हैरानी में था। ड्यू वही चीजें बता रहा था जो कभी ध्रुवांश ने खुद पर लागू की थीं। ड्यू की बातें खत्म होते ही अचानक कबीर ने सिर नीचे झुका लिया। उमंग घबरा गया। कबीर, ये क्या कर रहे हो? विश्वास राय ने भी परेशान होकर पूछा। हां बेटा, ऐसा क्यों? कबीर ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सिर्फ ड्यू की ओर देखते हुए बोला, मास्टर ड्यू, आपके सामने राय फैमिली का बेटा नहीं, सिर्फ एक मामूली हंटर खड़ा है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। हाल की हवा जैसे एक लम्हे के लिए थम गई। ड्यू को यह पहले से अंदाजा था, पर उसने हल्की एक्टिंग करते हुए कहा, आप समझ रहे हैं ना, अगर कोई देख ले कि एक हंटर डेमी ह्यूमन से ट्रेनिंग ले रहा है, वो आपको दुश्मन समझेंगे। कबीर की आवाज बिना किसी हिचकिचाहट के निकली। मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस पावरफुल बनना है। उसकी बात में इतनी सच्चाई थी कि कमरे की हर नजर उसके ऊपर टिक गई। उमंग धीरे से अपने पिता को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या? विश्वास राय ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और फिर कहा, ठीक है, कबीर हमारे बिजनेस के काम के बहाने आपके साथ जाएगा, किसी को शक नहीं होगा। ड्यू की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। दोनों समझ चुके थे कि यह बहाना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। कुछ देर और बातचीत के बाद ड्यू और कबीर वहां से निकलने लगे, लेकिन इस बार ड्यू अपनी यूजुअल शैडो ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कबीर इंसान था और उसे साथ लेकर जाना थोड़ा ज्यादा रिस्की था, इसलिए उन्हें सामान्य तरीके से ही जाना था, जिसमें समय लगने वाला था। जाते हुए भी माहौल में एक बात साफ महसूस हो रही थी, राय फैमिली और ड्यू के बीच सिर्फ बिजनेस नहीं, भरोसे का रिश्ता बन चुका था और कबीर की जिंदगी आज से बिल्कुल बदलने वाली थी। दूसरी ओर मूनलाइट रेल्म के एक बड़े चमकते हुए हॉल में ध्रुवांश अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग कर रहा था। हवा में मैजिक क्रिस्टल्स की हल्की झंझनाहट थी और बीच में बनी लंबी मेज के चारों ओर बैठकर लकी, रिकार्डो, जैक और हटसन ध्रुवांश की बातों का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले हटसन उठकर रिपोर्ट देने लगा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन जिम्मेदारी का दबाव साफ महसूस हो रहा था। उसने शहर की प्रगति, नए बन रहे भवन, मैजिक लाइट्स, सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ विस्तार से बताया। रिपोर्ट खत्म होने पर ध्रुवांश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बोलो हटसन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हटसन की भौहें हल्की सिकुड़ी। उसने घबरा कर नहीं बल्कि सोचते हुए जवाब दिया,
मास्टर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए किसी को भेजना पड़ता है। ऑर्डर हो, इमरजेंसी हो या कोई छोटी बात हो, सब में टाइम और मेहनत दोनों बर्बाद हो रही है। अगर हम इंसानों का टेलीकॉम नेटवर्क यहाँ ले आएं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ध्रुवांश ने तुरंत सिर हिलाया। ना मैं। उसकी आवाज गहरी और फैसला देने वाली थी। नहीं, हमने यहां बिजली के बिना रोशनी का इंतजाम किया है। यानी हम इंसानी तकनीक की नकल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी खुद की चीजें बनाएंगे। हमें मैजिक क्रिस्टल्स के साथ ऐसा कुछ तैयार करना होगा जो फोन कॉल जैसा काम कर सके। करे मूनलाइट रेल में इंसानी डिवाइस इस्तेमाल नहीं होंगे। हम उनकी तरह चीजें बना सकते हैं, पर बिल्कुल खुद के तरीके से। और हडसन, मुझे भरोसा है तुम ये कर लोगे। हडसन कुछ पल के लिए शब्दहीन था। उसके चेहरे पर गर्व की हल्की चमक आ गई। उसके मास्टर को उस पर विश्वास था। तभी जैक ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी फ्री हूँ अभी। हडसन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही हडसन का चेहरा खिल गया। जी मास्टर, हम इसे जल्द कर देंगे। ध्रुवांश ने संतोष से सिर हिलाया। तभी रिकार्डो, जो हमेशा शांत रहता था, अचानक ध्रुवांश की ओर झुका और बोला, मास्टर, आपने जैसा कहा था, मैंने लेडी सिल्वी की पूरी जांच कर ली है। हाल ही में जो उन्हें जहर दिया गया था, उसका असर उनके एनर्जी कोर तक पहुंच चुका है। वो कोर ही स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करता है और उसमें काफी नुकसान हुआ है। इलाज करना बहुत ही जरूरी है। ध्रुवांश की आंखों में चिंता की एक हल्की परछाई उभर आई। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हुई। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास इलाज भी होगा। रिकार्डो ने बिना देरी किए सिर हिलाया। जी, कहा जाता है कि ब्लड कोर नाम का एक पत्थर है, उसके इस्तेमाल से लेडी सिल्वी का इलाज हो सकता है। ध्रुवांश ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ मिलेगा? किस डीमन से लेना पड़ेगा या जिसे भी हराना पड़े, मैं आसानी से ले आऊंगा। लेकिन ये सुनते ही हॉल में अचानक एक अजीब शांति छा गई, जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। लकी ने उस मौन को तोड़ा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल भाई, वो ब्लड कोर लाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। ध्रुवांश की भौहें सिकुड़ गई। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो मिलता है? लकी की आवाज में डर नहीं था, पर एक सच्चाई थी जिसे कहने में हिचक होती है। वो ब्लड कोर ब्लड सेक्ट में मिलता है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसे माया नगरी भी कहा जाता है। वहां पहुंचना ही सबसे मुश्किल है, और अगर पहुंचे भी तो वहां की रानी से बचकर वो कोर लाना लगभग नामुमकिन है। बाकी सब चुप थे। लकी धीरे से आगे बोला, वो रानी इतनी ताकतवर है कि टॉप लेवल का इंसानी एम्परर भी शायद उसके सामने टिक न पाए। ध्रुवांश के चेहरे की गंभीरता अब बढ़ चुकी थी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक दृढ़ आवाज में बोला, मैं जाऊंगा वहां। नहीं, लकी और बाकी ने एक साथ कहा, लेकिन ध्रुवांश ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी आंख थी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। ध्रुवांश खड़ा हुआ और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। स्काई सिटी के ऊपर तैरते हुए आइलैंड में से एक पर वो खड़ा था। वो वहां से उड़कर मैजिक विंड्स को चीरते हुए दूसरे एक बड़े खूबसूरत उड़ते द्वीप पर पहुंचा। वहां पर एक शानदार पैलेस बना था, चमकदार, भव्य और असाधारण। पहले उसके अंदर घुसते ही उसे एक कमरे से हंसी और हल्की बातचीत सुनाई दी। जैसे ही वो भीतर गया, उसने देखा कुछ वुल्फ ट्राइब की लड़कियां सिल्वी के आसपास खड़ी थी। कोई उसकी कमर नाप रही थी, कोई कंधे, कोई उसके गाउन की लंबाई तय कर रही थी। ध्रुवांश को देखते ही सभी लड़कियां तुरंत झुक गई। वो हल्का सा चौंका और बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? सिल्वी ने मुस्कुराकर कहा, ये लोग 2 दिन बाद होने वाली पार्टी के लिए मेरा नाप ले रही हैं। एक लड़की ने जल्दी से जोड़ते हुए कहा, जी मास्टर, रिकार्डो जी ने हमें ये करने का ऑर्डर दिया था। ध्रुवांश ने बस सिर हिलाया और बालकनी की ओर बढ़ गया। वहां से स्काई सिटी का पूरा विस्तार दिख रहा था। चमकती रोशनी, उड़ती द्वीप और नीचे बसता हुआ शहर। दूर कहीं निर्माण का काम चल रहा था। सिटी अभी और विस्तार पा रही थी। उसकी आंखों में सब कुछ आते जाते बिंदुओं की तरह नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के रूप में दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में सिल्वी उसके पास आ गई। उसने ध्रुवांश का चेहरा देखा, गहरी खूबसूरत आंखें। फिर बिना कुछ कहे सिल्वी के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। वो एक ऐसा हक था जैसे ध्रुवांश खुद को संभालना चाहता हो और उसके लिए सिर्फ एक ही सहारा हो, सिल्वी। रात होने ही वाली थी। आसमान नीला सा धुंधला रहा था और समंदर बिल्कुल शांत, जैसे उसकी सतह पर किसी ने कांच बिछा दिया हो। दूर दूर तक बस लहरों की हल्की सी सांस सुनाई दे रही थी। हवा में नमक और ठंडक का एक अजीब सा बैलेंस था, वो एहसास जो किसी अनजान जादुई जगह पर पहुंचने पर होता है। कबीर और ड्यू वहां तेजी से भागते हुए आते हैं। सबसे नज़दीकी टेलीपोर्टर से टेलीपोर्ट होने के बाद वो जंगल से पैदल चलकर यहां पहुंचने थे। दोनों जैसे ही लुकते हैं, उनकी तेज सांसें और धड़कन साफ सुनाई देती है। वहां समुंदर और उनकी सांसों का ही शोर सुनाई दे रहा था। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर किसी को ये जगह मालूम ना हो तो कोई आसानी से यहां नहीं पहुंच पाएगा। ड्यू ने कबीर की ओर देखा और सिर हिलाते हुए बोला, इसलिए मेरे मास्टर यहां एक टेलीपोर्टर लगवाना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से यहां आ और जा सकें। कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन ये तो सिर्फ हंटर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, कोई और नहीं।
ड्यू की आंखों में हल्की सी शरारती चमक उभरी। वो खुशी खुशी करेगी, बस देखते जाओ। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी स्वार्थ के कुछ क्यों करेगा, पर उससे भी बड़ी चीज उसका इंतजार कर रही थी। वो समंदर की शांत आवाज सुनता हुआ पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके सामने फैली मूनलाइट रेल्म की सड़क जादुई चमक में बदलने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़े, सड़क के पत्थरों में मौजूद स्पेशल स्टोन्स हल्की मनीली रोशनी छोड़ने लगे, मानो किसी ने उनके अंदर चांद की रोशनी कैद की हो। दोनों तरफ लगी रॉयल स्टाइल स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन बल्ब की जगह एक तरह का क्रिस्टल लगाया गया था जो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी खींचकर खुद चमकता था। कबीर की आंखें फैल गईं। उसके सामने कुछ किलोमीटर तक एक खूबसूरत सड़क फैली हुई थी, जिसके दोनों तरफ साफ सुथरे लकड़ी के घर थे, मानो किसी खूबसूरत विदेशी टूरिस्ट टाउन में आ पहुंचा हो। घरों की खिड़कियों से पीली रोशनी झर रही थी। हवा में लकड़ी और ठंडी नमी की खुशबू थी। कबीर अपने आप को रोक नहीं पाया। आप लोगों ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी और खूबसूरत जगह बनाना, सच में आपकी मूनलाइट रेल्म बहुत खूबसूरत है। ड्यू हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसकी आंखें कह रही हूं कि अभी उसने कुछ भी नहीं देखा। ये हमारी सिटी नहीं है, ये बस बाहरी लोगों के रहने की जगह है। कबीर ठिठक गया। क्या इतनी बड़ी और खूबसूरत जगह बस बाहर के लोगों के लिए? ड्यू ने बिना ड्रामा के बस सिर हिलाया, पर यही शांति कबीर को और बेचैन कर रही थी। अगर ये सिर्फ मेहमानों का ठहरने का जोन है, तो असली सिटी कैसी होगी? ड्यू से साथ चलने के लिए इशारा करता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सड़क खत्म होती है। उसके आगे एक ऊंची काली चट्टान आसमान को छूती हुई खड़ी थी, मानो दुनिया की सीमा वहीं खत्म हो जाती हो। रोड के किनारे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, लकड़ी और पत्थर का अनोखा मिश्रण, लेकिन स्ट्रक्चर इतना मॉडर्न कि देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब बिना तकनीक के बना है। ड्यू कबीर को अंदर ले जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर हल्की गर्म रोशनी, लकड़ी की ताज़ा महक और सिक्योरिटी की गंभीरता महसूस होती है। सामने एक काउंटर था जहां वुल्फ ट्राइब का एक लड़का बैठा हुआ था। वो ड्यू को देखते ही फौरन खड़ा हो जाता है और झुककर कहता है, आपका स्वागत है राजकुमार। ड्यू के चेहरे पर इरिटेशन और अथॉरिटी एक साथ उभरी। कितनी बार कहा, अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं यहाँ का सेनापति हूं, तो मुझे वही बुलाओ। वो झुककर बोला, जी सेनापति। ड्यू ने हाथ से इशारा कर कबीर की तरफ देखा। ये है मिस्टर कबीर, खुद हमारे मास्टर ने इनको यहाँ लाने का आदेश दिया है, इनकी एंट्री जल्दी करवा दो। लड़का तेजी से रजिस्टर में कुछ दर्ज करता है, फिर एक दिशा में इशारा करते हुए बोला, जी सेनापति, लॉर्ड डेविल का आदेश आ चुका है, आप उधर इंचार्ज से मिल लीजिए। कबीर मन ही मन सोच उठा, क्या बात है, इन्होंने तो पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है। दोनों एक गलियारे से गुजरते हुए कमरे में जाते हैं। अंदर हल्की गर्म रोशनी, लकड़ी की ताज़ा महक और सिक्योरिटी की गंभीरता महसूस होती है। सामने काउंटर था जहां वुल्फ ट्राइब का एक लड़का बैठा हुआ था। वो ड्यू को देखते ही फौरन खड़ा हो जाता है और झुककर कहता है, आपका स्वागत है राजकुमार। ड्यू के चेहरे पर इरिटेशन और अथॉरिटी एक साथ उभरी। कितनी बार कहा, अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं यहाँ का सेनापति हूं, तो मुझे वही बुलाओ। वो झुककर बोला, जी सेनापति। ड्यू ने हाथ से इशारा कर कबीर की तरफ देखा। ये है मिस्टर कबीर, खुद हमारे मास्टर ने इनको यहाँ लाने का आदेश दिया है, इनकी एंट्री जल्दी करवा दो। लड़का तेजी से रजिस्टर में कुछ दर्ज करता है, फिर एक दिशा में इशारा करते हुए बोला, जी सेनापति, लॉर्ड डेविल का आदेश आ चुका है, आप उधर इंचार्ज से मिल लीजिए। कबीर मन ही मन सोच उठा, क्या बात है, इन्होंने तो पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है। दोनों एक गलियारे से गुजरते हुए कमरे में जाते हैं। अंदर हल्की गर्म रोशनी, लकड़ी की ताज़ा महक और सिक्योरिटी की गंभीरता महसूस होती है। सामने एक काउंटर था जहां वुल्फ ट्राइब का एक लड़का बैठा हुआ था। वो ड्यू को देखते ही फौरन खड़ा हो जाता है और झुककर कहता है, आपका स्वागत है राजकुमार। ड्यू के चेहरे पर इरिटेशन और अथॉरिटी एक साथ उभरी। कितनी बार कहा, अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं यहाँ का सेनापति हूं, तो मुझे वही बुलाओ। वो झुककर बोला, जी सेनापति। ड्यू ने हाथ से इशारा कर कबीर की तरफ देखा। यह है मिस्टर कबीर, खुद हमारे मास्टर ने इनको यहाँ लाने का आदेश दिया है, इनकी एंट्री जल्दी करवा दो। लड़का तेजी से रजिस्टर में कुछ दर्ज करता है, फिर एक दिशा में इशारा करते हुए बोला, जी सेनापति, लॉर्ड डेविल का आदेश आ चुका है, आप उधर इंचार्ज से मिल लीजिए। कबीर मन ही मन सोच उठा, क्या बात है, इन्होंने तो पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है। दोनों एक गलियारे से गुजरते हुए एक कमरे में जाते हैं। अंदर एक लड़की टेबल के पास बैठी हुई थी, उसके सामने फाइल्स रखी हुई थी। उसकी आंखों में एक प्रोफेशनल स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन चेहरा बेहद शांत और खूबसूरत था। ड्यू उसे पहचानने की कोशिश करता है। चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था, लेकिन वो सर्टेनिटी नहीं पकड़ पाता। वो धीमी आवाज में बोला, मिस, ये मिस्टर कबीर हैं, मास्टर के ऑर्डर आए होंगे।
जैसे ही लड़की उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। चेहरा खिल गया, जैसे खुशी एक झटके में उस कमरे की हवा बदल देती है। वो आश्चर्य और एक्साइटमेंट में बोली, भाई आप? ड्यू रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आया मानो उसकी समझदारी एक पल के लिए सस्पेंड हो गई हो। लड़की मुस्कुराते हुए आगे बोली, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। लॉर्ड डेविल ने मुझे नया नाम दे दिया है, इसलिए आप नहीं पहचान पाए। मेरा नाम अब प्रीति है। ड्यू की सांस जैसे एकदम से हल्की हो गई। चेहरे पर एक सॉफ्ट पुरानी यादों से भरी मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बोला, प्रीति बहुत प्यारा नाम है, बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा बहन। कमरे में गर्म भावना फैल गई, एक ऐसी वार्मथ जो फैमिली की मौजूदगी से आती है। कबीर चुपचाप देख रहा था। उसे समझ आया कि यहाँ सिर्फ पावर और मैजिक ही नहीं, रिश्तों की गहराई भी बसी है। ड्यू ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन अभी मिस्टर कबीर का काम ज्यादा जरूरी है। प्रीति ने तुरंत प्रोफेशनल मूड में वापस आते हुए सिर हिलाया और टेबल की ओर बढ़ गई। कमरे की हवा शांत हो गई। वहां हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। लकड़ी की मेज के किनारों पर जड़े चांदी के पत्थर हल्का हल्का ग्लो कर रहे थे। प्रीति टेबल के पास जाते हुए वहां से एक कड़ा उठा लेती है। वो शांत थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी उत्सुकता थी, जैसे वो कबीर के रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। प्रीति धीरे से कदम बढ़ाती है और ड्यू की तरफ आते हुए कहती है, भाई ये अभी एक प्रोटोटाइप है, अभी तैयार किया गया है। इससे पहनने वाले को ही मूनलाइट रेल्म में एंट्री मिलेगी। ये मिस्टर कबीर को पहना दीजिए। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ड्यू ने कड़े को देखा। वो किसी नॉर्मल मेटल का नहीं था, जैसे चांदनी को पिघलाकर किसी ने उसे एक गोले के रूप में ढाल दिया हो। हल्की सी नीली रोशनी उसके किनारों पर चल रही थी। ड्यू बिना कुछ बोले उसे कबीर की ओर बढ़ा देता है। कबीर ने कुछ सोचा और उत्सुकता के बीच हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही कड़ा उसकी कलाई को छूता है, कड़ा अचानक चमकता है और पल भर में गायब हो जाता है। कबीर चौंक कर पीछे हटने ही वाला था, पर उसकी नजरें तुरंत उसकी अपनी कलाई पर टिक गईं। वहां एक आधा चांद बना हुआ था, एक टैटू की तरह, लेकिन हल्की रोशनी छोड़ता हुआ, मानो कोई ब्रह्मांडीय मार्क हो। ड्यू भी दंग रह गया। कबीर तो जैसे अपनी कलाई को घूर ही गया। प्रीति हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये कड़ा अब आप नहीं उतार पाएंगे। इससे हम आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अब आप मूनलाइट रेल्म में कभी भी आ जा सकते हैं। जब भी आप इसे हटवाना चाहें हमारे पास आ जाना। फिलहाल ये आपकी लाइफ टाइम एंट्री पास है। लोकेशन वाला फीचर बाद में हटा देंगे, अभी सिटी की सुरक्षा के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कबीर ने सांस छोड़ते हुए हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे तो ये बहुत कूल लग रहा है। कमाल की सिक्योरिटी है आप लोगों की। प्रीति की मुस्कान और गहरी हो गई। वो फिर मेज पर से एक और चीज उठाती है, एक रिंग। वो रिंग नॉर्मल दिखती थी, लेकिन उसकी सतह किसी काले आसमान की तरह थी, जिसमें छोटे छोटे प्राचीन निशान बने हुए थे। प्रीति ने वो रिंग ड्यू की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लॉर्ड डेविल ने आपको देने को कहा है। ये गेट पास भी है और एक स्टोरेज रिंग भी। ड्यू की आंखें एक पल के लिए चमक उठी, जबकि कबीर तो बस हैरान खड़ा रहा। स्टोर रिंग? कबीर ने मनी मन कहा। इस तरह की चीज उसने सिर्फ फैंटेसी गेम्स में सुनी थी। ड्यू ने बिना टाइम गवाए रिंग को उंगली में पहन लिया। उसने अपनी तलवार की ओर देखा और बस सोचा कि तलवार रिंग के अंदर चली जाए, और अगला पल तलवार एक हल्की चमक में बदलकर हवा में गायब हो गई, सीधे रिंग के अंदर। कबीर की सांस रुक सी गई। ड्यू ने हाथ आगे किया और तलवार के वापस आने के बारे में सोचा। रिंग से धुएं सी चमक निकली और तलवार उसके हाथ में बिल्कुल वैसी की वैसी। कबीर ने धीमे से मन में कहा, ये डेविल क्या क्या बनाकर मानेगा। अंगूठी को देख ड्यू हंस पड़ा। प्रीति भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल पड़े। ड्यू वहीं जाकर खड़ा हुआ जहां सड़क खत्म होती थी, एक खाली सा किनारा। कबीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहां तो कुछ भी नहीं है, वो सोच ही रहा था कि अचानक उसकी कलाई पर मौजूद आधे चांद का मार्क हल्का हल्का ग्लो करने लगा। ड्यू की रिंग भी उसी नीली चमक में जल उठी। कबीर की आंखें फैल गईं, क्योंकि अगले ही सेकंड एक बड़ा गेट उनके सामने दिखने लगा, जैसे किसी जादुई धुंध ने हटकर एक पूरी दुनिया खोल दी हो। गेट काले पत्थर से बना था, ऊंचा, भव्य और मानो जीवित। पत्थरों पर तराशे गए निशान चांदनी की तरह चमक रहे थे। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मूनलाइट रेल्म। कबीर के मुंह से अविश्वास में निकल पड़ा, ये क्या बवाल चीज है। ड्यू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चलो अंदर जाने का वक्त हो गया। दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वो गेट से निकलते हैं, कबीर की दुनिया रुक सी जाती है। उसके सामने फैली थी एक पूरी नई दुनिया, असली, सांस लेती, चमकती, जहां आसमान में उड़ते द्वीप थे, जहां दूर एक पूरा शहर जगमगा रहा था। इमारतें चांद की रोशनी और नीली स्पिरिचुअल एनर्जी से बनती लगती थीं। कहीं क्रिस्टल टावर, कहीं फ्लोटिंग ब्रिज, कहीं हवा में तैरते आइलैंड पर बनी इमारतें। कबीर का गला सूख गया। वो बामुश्किल बोल पाया, ये तो गेम की दुनिया से भी ज्यादा सुंदर है। क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कैसे? ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं बनाया जा सकता। ड्यू ने उसकी तरफ देखा और हल्के गर्व वाली मुस्कान के साथ बोला, मेरे मास्टर,
कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा कैपिटल है, स्काई सिटी। कबीर ने धीरे से नाम दोहराया, स्काई सिटी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना नहीं देख रहा। ड्यू कबीर को साथ लेकर एक उड़ते हुए आइलैंड की तरफ जाता है, जो मुख्य पैलेस के ठीक बगल के आइलैंड पे था। यहीं ट्रेनिंग होती थी, यहीं मीटिंग्स होती थीं, और यहीं मूनलाइट रेल्म के सबसे भरोसेमंद योद्धा रहते थे। ड्यू कबीर को बड़े से पैलेस जैसी बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड में छोड़कर अंदर जाता है। अंदर एक बड़े रूम नीली रोशनी से भरा हुआ था। वहां लकी और ध्रुवांश मौजूद थे। अभी ध्रुवांश ने मास्क नहीं पहना था, क्योंकि लकी और ड्यू उसके सबसे भरोसेमंद लोग थे जो उसकी असली पहचान जानते थे। ध्रुवांश लकी से किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। ड्यू अंदर आया, थोड़ा झुककर बोला, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं मास्टर, मैं आपका दिया हुआ काम पूरा करके लौट आया हूं। लकी भौं सिकोड़कर बोला, काम? कौन सा काम? डेविल भाई, आपने इससे कोई काम दिया था? ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा दिया, एक शांत, गहरी, रहस्यमयी मुस्कान। वही मुस्कान जो हमेशा किसी बड़े खेल का हिस्सा लगती थी। लकी ध्रुवांश के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली टशन थी, मगर इस बार साथ में हल्की सी बेचैनी भी थी। उसने ध्रुवांश को घूरते हुए पूछा, अरे भाई, आपने ड्यू को कोई काम दिया था क्या? ध्रुवांश ने एक हल्की सी सांस ली, जैसे कोई बात उसे याद आई हो और अब उसे बोल ही देनी है। फिर वो सीधा, बिना किसी एक्सप्रेशन के मगर रूखी सी आवाज में बोला, हाँ, मैंने उसे राय फैमिली से डील करने के लिए भेजा था। लकी ने पहले तो सोचा उसने गलत सुना है, लेकिन जैसे ही दिमाग ने बात को समझा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो 2 कदम आगे आया और हैरानी से लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या ड्यू को रॉयल फैमिली से डील करने के लिए? भाई, आप जानते हैं ना, राय फैमिली कोई मामूली फैमिली नहीं है। वो उनसे डील करना मजाक नहीं है। इतने बड़े काम के लिए मुझे भेजना चाहिए था। इंसानों की साइकोलॉजी में इस ड्यू से बहुत ज्यादा जानता हूं। उसकी आवाज में सचमुच चिंता थी, सिर्फ ईगो नहीं। तभी पीछे से ड्यू थोड़ा आगे बढ़ा। वो दोनों के बीच में रुका, हाथ बांधे और बेहद स्मूथ, मजाकी अंदाज में बोला, बिल्कुल सही कहा लकी सर। मास्टर को जिस पर ज्यादा भरोसा था, मास्टर ने वही चुना। उसकी टोन इतनी शांत थी कि सुनकर कोई भी चिढ़ जाए। एकदम स्ट्रेट फेस, लेकिन पूरी बात के पीछे एक तगड़ा ताना छुपा हुआ था। लकी ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसके माथे की नस हल्की उभर गई। ड्यू और लकी के बीच में हमेशा एक स्ट्रेंज सा कॉम्पिटिशन चलता था। दोनों की पावर लेवल लगभग सेम थी। दोनों को ही खुद को बेहतर साबित करने का जुनून था, और दोनों ही ध्रुवांश के सबसे करीब थे। यही वजह थी कि उनका ये हल्का फुल्का मगर अंदर से जलता हुआ झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। लकी ने भौं में चढ़ाकर कहा, भाई, मुझे भेज देते तो मैं अच्छे से डील करता और पक्का राय फैमिली को मना भी लेता। ड्यू ने तिरछी मुस्कान दी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा था। वो आगे आता है, हल्के से झुककर मगर व्यंग भरे सम्मान के साथ कहता है, लकी सर, इतनी टेंशन क्यों? मास्टर ने सही आदमी को चुना था और मैंने काम पूरा भी कर दिया। लकी की आंखों में कंफ्यूजन और चिढ़ एक साथ झलकने लगी। ड्यू बिना रुके पूरा किस्सा सुनाने लगा। किस तरह वो राय फैमिली के मैंशन में एंटर हुआ, कैसे उसने बातों को घुमाया, कैसे सब कुछ अपने हिसाब से चलाया। जैसे जैसे वो बोल रहा था, ध्रुवांश का चेहरा पहले हल्का सा हैरान हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में गर्व उतरने लगा। लकी का हाल तो और भी मजेदार था। उसकी आंखें एक बार बड़ी होती, फिर सिकुड़ती। कभी उसे लगता ये झूठ बोल रहा है, कभी लगता ये कर भी सकता है, पर कैसे? आखिर वो हंसते हुए बोला, बस कर ड्यू, डेविल भाई की शाबाशी पाने के लिए कितना झूठ बोलोगे? तभी ड्यू ने अचानक अपने पीछे से फाइल निकाली और बिना कुछ बोले ध्रुवांश की ओर बढ़ा दी। एकदम स्मूथ मूव, जैसे कोई मैजिक ट्रिक। ध्रुवांश ने फाइल खोली। ये असली कॉन्ट्रैक्ट था, सील और सिग्नेचर के साथ। वो मुस्कुराया, एक ऐसी स्माइल जो किसी को भी फख्र महसूस करवा दे। वो बोला, क्या बात है ड्यू, तुमने तो कमाल कर दिया। लकी ने फाइल झपट कर देखी और उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। उसकी आवाज कांपी नहीं, मगर चिढ़ बिल्कुल साफ थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता तो इससे भी अच्छा करता। पर उसकी दिमाग में दूसरी ही आवाज चल रही थी, ये कर कैसे आया? मैं जाता तो शायद मना भी ना पाता। 1000 पोषण का ऑर्डर लाना तो दूर की बात है। ध्रुवांश ने लकी की बात सुनकर सिर हिलाया, एकदम शांत, बड़े भाई वाली स्माइल। ड्यू, तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना है।
ड्यू ने बिना 1 सेकंड लिए कहा, मैं हमेशा तैयार हूं मास्टर। उसकी आवाज में वो भरोसा था जो सिर्फ उसके पास था, ध्रुवांश की तरफ से और उसी के अंदर से। लकी ने तुरंत कदम आगे बढ़ाए, एकदम भाई वाले अंदाज में बोला, अरे नहीं भाई, अभी नहीं जा सकते, परसों पार्टी है, सब तैयारियां हो चुकी है और आपका होना बहुत जरूरी है। ध्रुवांश ने सिर हिलाया, शांत लेकिन ठोस। पार्टी की डेट आगे बढ़ानी होगी और इस बार पार्टी बड़ी होगी, कुछ इंसानी गेस्ट भी आएंगे। तैयारी शुरू कर दो, मेरे वापस आते ही पार्टी होगी। लकी का चेहरा गिर गया। वो चाहता तो था कि ध्रुवांश रुक जाए, पर ध्रुवांश एक बार फैसला ले ले तो बदलता नहीं। लकी में मजबूरी में हाँ में सिर हिलाया, फिर जैसे उसे याद आया कि उसे भी साथ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा, वहां खतरों की कमी नहीं है। ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया, न प्यार की मुस्कान न ताना, बस समझ। तुम्हें मूनलाइट रिल्म संभालना है, सिल्वी भी यही है, उसकी सुरक्षा भी तुम्हें देखनी है। लकी का चेहरा ये सुनकर सिकुड़ गया, जैसे उसके सारे तर्क खत्म हो गए हों। इस मौके को ड्यू ने हाथ से जाने नहीं दिया। वो लकी के पास आया, एकदम चढ़ाने वाली प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल लकी सर, आप यही रहिए, मैं जा रहा हूं मास्टर के साथ, और टेंशन मत लीजिए, मास्टर पर अगर कोई खतरा आया तो मैं उसे पहले ही खत्म कर दूंगा। लकी के दांत भिज गए, उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, लेकिन बाहर से उसने एक नकली मुस्कान डाल ली। आहा, तुम हो तो किस बात की टेंशन। लेकिन उसके अंदर का मन चिल्ला रहा था, दिल कर रहा है इसकी तलवार उठाकर इसे ही मार मार के चपटा कर दूं। ड्यू ने जैसे उसके मन की आवाज सुन ली हो। वो हंस नहीं रहा था, बस हल्की मुस्कान थी। वो आपसे नहीं हो पाएगा लकी सर। लकी की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए उसे लगा ड्यू सचमुच उसके मन की बात पढ़ लेता है। ध्रुवांश ने यह सब देखा, मगर वो रुका नहीं। वो मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। बाहर आकर उसने एक पल के लिए हवा को महसूस किया। सुनसान गलियारे से निकलते हुए उसने देखा कबीर बाहर टहल रहा था। कबीर के चेहरे पर हल्का सा स्ट्रेस था, जैसे उसे किसी अनदेखी चीज की भनक हो। किसी को अपने पीछे महसूस करते ही उसके कदम रुक गए, पर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ध्रुवांश एक झोंके की तरह गायब हो चुका था। कबीर तुरंत उस दिशा में मुड़ा, पर वहां सिर्फ हवा बची थी और ध्रुवांश कहीं और जा चुका था। वहीं अंदर ध्रुवांश के जाने के बाद हवा में एक अजीब सी खामोशी बच गई थी। लकी कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर अचानक कोई गंभीरता उतर आई हो। उसकी आंखों में जो हमेशा मजाक, टशन और ताने रहते थे, उनकी जगह अब गंभीरता थी। ड्यू उसके पास ही खड़ा था, मगर उसका चेहरा हमेशा वाला शांत और सॉलिड था। लकी ने हल्की सी सांस छोड़कर कहा, ड्यू, डेविल भाई जहां जा रहे हैं वो जगह मजाक नहीं है। वहां हर कदम पर मौत घात लगाई बैठी होती है। अपना और भाई दोनों का ध्यान रखना। उसकी आवाज में सच्चाई थी, प्यार था और एक हल्की सी बेचैनी भी। ड्यू ने बिना किसी ड्रामा के बस साइलेंट तरीके से सिर हिलाया, लेकिन लकी अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ड्यू को गौर से देखते हुए पूछा, जानना नहीं चाहोगे कि डेविल भाई कहां जा रहे हैं? एक पल को हवा रुक सी गई, पर ड्यू के चेहरे पर रत्ती भर बदलाव नहीं आया। वो मुस्कुराया, जैसे कोई बात पहले से जानता हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मास्टर खुद गॉड से भी लड़ने जा रहे हों तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। मेरी जिंदगी मेरे मास्टर की है। लकी ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक कड़वा मीठा एक्सप्रेशन आया। वो सिर हिलाते हुए गहरी सांस लेता है। वो ब्लड सेक्ट जा रहे हैं। उसने उम्मीद की थी कि यह नाम सुनकर ड्यू के चेहरे पर कम से कम एक झटका आएगा। ब्लड सेक्ट, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर सब कांप उठते हैं। एक ऐसा जगह जहां जिंदा रहने की गारंटी नहीं होती। लेकिन ड्यू तो जैसे चट्टान था। उसके होठों पर वही शांत विश्वास भरी मुस्कान थी। जानकारी के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा। लकी कुछ पल ड्यू को देखता रहा, तभी ड्यू को कुछ याद आया। ड्यू आगे बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, लकी सर, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। लकी ने बिना किसी ईगो के पूछा, हाँ बोलो। ड्यू उसे साथ लेकर बाहर चला आया। स्काई सिटी का नीला फैलता हुआ आसमान उनके ऊपर था। चारों तरफ हवा में तैरते आइलैंड, चमकते क्रिस्टल और नीचे फैला आनंद शहर। उसी फ्लोटिंग आइलैंड के किनारे पर कबीर खड़ा था। वो शांत खड़ा नीचे फैले स्काई सिटी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आश्चर्य और डर दोनों साथ में। ड्यू ने आवाज लगाई, मिस्टर कबीर। कबीर तेजी से पीछे मुड़ता है। वहां ड्यू और लकी दोनों खड़े हुए थे। वो पास आता है और झुककर सम्मान देता है। लकी उसे देखते ही हंस पड़ा। अरे यार, ऐसा मत करो, तुम्हें हमारे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कबीर थोड़ा शर्माया हुआ सा मुस्कुराया। ड्यू ने बिना टाइम वेस्ट किए लकी से कहा, आपको मेरे वापस आने तक मिस्टर कबीर को ट्रेन करना होगा। लकी ने बिना किसी ईगो के पूछा, हाँ बोलो।
ड्यू उसे साथ लेकर बाहर चला आया। स्काई सिटी का नीला फैलता हुआ आसमान उनके ऊपर था। चारों तरफ हवा में तैरते आइलैंड, चमकते क्रिस्टल और नीचे फैला अनंत शहर। उसी फ्लोटिंग आइलैंड के किनारे पर कबीर खड़ा था। वो शांत खड़ा नीचे फैले स्काई सिटी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आश्चर्य और डर दोनों साथ में। ड्यू ने आवाज लगाई, मिस्टर कबीर। कबीर तेजी से पीछे मुड़ता है। वहां ड्यू और लकी दोनों खड़े हुए थे। वो पास आता है और झुककर सम्मान देता है। लकी उसे देखते ही हंस पड़ा। अरे यार, ऐसा मत करो, तुम्हें हमारे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। कबीर थोड़ा शर्माया हुआ सा मुस्कुराया। ड्यू ने बिना टाइम वेस्ट किए लकी से कहा, आपको मेरे वापस आने तक मिस्टर कबीर को ट्रेन करना होगा। लकी ने कबीर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, जैसे वो उसकी ताकत का एक्सरे कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, एनर्जी कोर कंट्रोल में नहीं है और बॉडी भी काफी वीक है। कबीर का चेहरा हल्का सा झुक गया, शर्म, डर और सच्चाई के मिले जुले भाव के साथ। ड्यू ने सिर हिलाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको इन्हें फिजिकली स्ट्रांग बनने में मदद करनी है। बाकी मिस्टर कबीर बहुत टैलेंटेड है, खुद मास्टर भी इनकी तारीफ करते हैं। ये सुन कबीर का सिर एकदम ऊपर उठा। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई, जैसे किसी ने सालों बाद उम्मीद जगा दी हो। क्या लॉर्ड डेविल मेरी तारीफ करते हैं? ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ड्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं चलता हूं। आप सर लकी के साथ ट्रेनिंग करिए, स्काई सिटी घूमिए और अगर वापस जाना हो तो वापस भी जा सकते हैं। कबीर ने सिर हिलाकर थैंक यू कहा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिख रही थी। उधर मेन पैलेस में ध्रुवांश सिल्वी के कमरे में था। सफेद पर्दे हवा में झूल रहे थे और कमरे की खुशबू शांत लेकिन गहरी थी। सिल्वी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, थोड़ी सी तकलीफ और थोड़ी सी जिद भी। आप बता क्यों नहीं रहे कि कहाँ जा रहे हैं? आपने पार्टी भी कुछ दिन आगे बढ़ा दी है, सब ठीक है ना? और जो भी जगह है मैं भी चलूंगी। ध्रुवांश आगे बढ़ा। उसने सिल्वी के गालों पर हाथ रखे। उसके स्पर्श से सिल्वी की सांस हल्की सी कांपी। वो शांत आवाज में बोला, तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है, तुम मेरे साथ नहीं आओगी और ये मेरा यानी मूनलाइट रेल्म के लीडर का ऑर्डर है। सिल्वी की आंखें पहल गईं। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसकी पीठ पर एक जलता हुआ निशान उभर आया, ऐसा मानो किसी ने आग में डुबोकर चाबुक उसकी त्वचा पर मारा हो। सिल्वी की आंखें जोर से बंद हो गईं, उसके दांत भिज गए। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। निशान अगले ही पल गायब हो गया, लेकिन वो कुछ सेकंडों में उसे तोड़ चुका था। ध्रुवांश चौंक गया। सिल्वी की हालत बिगड़ने लगी। वो हल्की सांसों के साथ ध्रुवांश के सीने से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे भी जाना है। अचानक दूसरा निशान उभरा। इस बार उसकी चीख हल्की सी निकल गई। ध्रुवांश घबरा गया। सिल्वी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन उसकी बात का जवाब देने से पहले सिल्वी बेहोश हो गई। ये चोट सिल्वी को ध्रुवांश का ऑर्डर ना मानने से लग रही थी, क्योंकि जब ध्रुवांश ने सिल्वी को बचाया था तब से वो उसका मालिक बन चुका था। ध्रुवांश ने सिल्वी को कसकर पकड़ा, जैसे कोई दुनिया बिखर जाने से पहले उसे संभाल रहा हो। वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है। उसने अपनी डेविल आई से उसकी सिचुएशन चेक की। धड़कन ठीक थी, जान को कोई खतरा नहीं, वो बस बेहोश थी। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली, फिर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जैक इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पहले ही पता हो कि उसका मास्टर आएगा। उसने आदर से झुककर बोला, सब चीजें तैयार है मास्टर। उसने कुछ सामान ध्रुवांश को दिया, धातु की चमक, पर्चमेंट्स, सील्ड बैग और 2 मास्क। ध्रुवांश ने सामान अपनी अंगूठी में सुरक्षित कर लिया, फिर एक मास्क वापस जैक को थमा दिया और बोला, सिल्वी उठे तो उसे ये दे देना और ये भी बता देना यहां कबीर है, वो उसका असली चेहरा ना देख पाए। जैक ने तुरंत सिर झुकाया, जी मास्टर। ध्रुवांश ने आखिरी बार सिल्वी की दिशा में देखा, फिर बिना रुके महरे के बाहर की ओर बढ़ गया। उसकी परछाई जैसे दूर होती गई और आने वाले खतरे का साया और भी गहरा होता गया। ब्लड सेक्ट, एक ऐसी जगह जहां हवा ही किसी अनदेखे खतरे को सांसों में घोलती थी। आसमान नीला था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे धरती खुद लड़ाई की थरथराहट महसूस कर रही हो। चारों तरफ प्राचीन खंडार थे, टूटे हुए पत्थरों पर जमे पुराने खून के निशान, कई जगह घिसे हुए मंत्र और हवा में फैली वो भारी सी ऊर्जा जो किसी भी बाहरी इंसान की रूह तक हिला दे। लेकिन इन वीरान खंडहरों के कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत सी सिटी, या यूं कहें एक बड़ा गांव फैली हुई था। यही ब्लड सेक्ट था, और इस टाइम उसके ठीक बाहर लड़ाई चल रही थी। जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिरते शरीर, हवा में उठती धूल और जादुई हमलों की लाल चमक सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे।
एक तरफ थे वो अजीब से इंसानी आकार वाले डीमन, वही जिनको ध्रुवांश 2 बार हरा चुका है, लेकिन फिर भी जैसे मौत से उनका कोई रिश्ता ही ना हो। दूसरी तरफ थे ब्लड सेक्ट के लोग, उनके फाइटर और 4 एल्डर, जिनकी शक्ति किसी एम्परर लेवल हंटर के बराबर थी। पर इस लड़ाई में ताकत भी मानो बेबस लग रही थी। जमीन पर पड़ी सारी लाशें एक ही बात चिल्ला रही थीं। ये लड़ाई ब्लड सेक्ट पर भारी पड़ रही थी। खून की तलवारों से लड़ते हुए एक एल्डर जोर से बोला, सुनिए सब, ये दानव रोज रात हमारे सरहद को ललकारते हैं, मगर अभी तक हमारी चौखट तक कदम नहीं रख पाए। अब ध्यान से सुन लें, डरना मना है, पीठ घुमाना गैरत के खिलाफ है। हमें बस सुबह की पहली रोशनी तक इन्हें रोकना है, बस इतनी देर। ये अंधेरे के बालक हैं, सूरज की एक चिंगारी भी इन्हें राख बना देती है। तो हिम्मत बांधिए, डटे रहिए। आज रात हम पीछे हटे तो कल हमारा घर, हमारे लोग खतरे में होंगी। ऊपर वाले की कसम, आज हम लड़ेंगे और इन्हें दिखाएंगे कि ये ब्लड सेक्ट किसी डरपोक का इलाका नहीं है। उसकी आवाज टूट रही थी, पर हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और जादुई तरीके से उसके खून की एक धार उसके हाथ में जमा होकर तलवार का आकार ले लेती है। ये ब्लड सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक थी, उनकी पहचान, उनका हथियार। आसपास सभी योद्धाओं के हाथों में खून से बनी तलवारें, भाले और चाबुक चमक रहे थे। हर वार के साथ खून की लाल रोशनी अंधेरे में लकीरें खींचती थी। एल्डर जब भी किसी डीमन को मारते, वो दोबारा जिंदा हो जाता, चोटें बंद हो जाती और वो फिर खड़ा हो जाता। ये बार बार मौत से लौटने का खेल किसी को भी हिला देता। लेकिन एक एल्डर गुस्से में चिल्ला उठा, सुन लो, तुम चाहे 1000 मर्तबा मरकर फिर से जिंदा हो जाओ, मैं भी तुम्हें 1000 मर्तबा मौत के घाट उतारूंगा। और याद रखना, आज की रात खत्म होने से पहले मैं थकने वाला नहीं हूं। ऐसा लग रहा था कि उनकी बात दमदार है, लेकिन तभी धरती कांपी। एक भारी कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अंधेरे से एक बड़ा शरीर वहां आता है, एक लड़का, लेकिन लड़का कहना उसके साथ नाइंसाफी थी। एक पहाड़ जैसा शरीर, मांसपेशियों पर काली दरारें, जैसे किसी ने जहर उसकी नसों में भर दिया हो। चेहरा भद्दा, गुस्से से भरा, और शरीर पर फैले काले दाग उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसे देखते ही चारों एल्डर सहर गए। और फिर जिस गति से उसने हमला किया, उस एक बार ने ब्लड सेक्ट के 10-15 फाइटरों को हवा में उछाल दिया। लाशें दूर तक जाकर गिरी, खून की बूंदें हवा में तैरती हुई जमीन पर बिखर गईं। चारों एल्डर तुरंत सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन वो डीमन उनकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो गुर्राया, 10 दिनों से तुम कीड़ों ने बहुत परेशान किया है। तुम लोगों की वजह से मुझे खुद यहां आना पड़ा है। अब अच्छे बच्चों की तरह वो हैंडल दे दो। हैंडल। चारों एल्डर जानते थे वो किस चीज की बात कर रहा है। थूक निगलते हुए एक एल्डर बोला, तुम उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। उस डीमन की आंखों में आग भर गई। वो उछलकर उन्हें खत्म करने ही वाला था कि अचानक हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरा वातावरण पकड़कर जकड़ लिया हो। लो रैंक डीमन अपनी जगह पर जम गए। वो हिल तक नहीं पा रहे थे। वो विशाल बॉडी बिल्डर डीमन भी पहली बार थोड़ा पीछे हट गया। उसने ऊपर देखा, आसमान में एक परछाई तैर रही थी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। उस परछाई के चारों ओर हजारों खून से बनी तलवारें घूम रही थीं। हर तलवार लाल चमक छोड़ रही थी, मानो रात के अंधेरे को काट कर रोशनी निकाल रही हो। और अगले ही पल वो तलवारें नीचे गिरी, इतनी तेज, इतनी घातक कि कुछ सेकंडों में वहां सिर्फ खून की बारिश बाकी रह गई। वो डरावना डीमन, जो कुछ देर पहले पहाड़ की तरह खड़ा था, अब किसी डरे हुए जानवर की तरह बस हाथों से हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। पर रोक क्या पाता। तलवारें उसके शरीर को भेदते हुए उसे घुटनों पर ले आईं। नीचे खड़े एल्डरों में से एक कांपते हुए बोला, नहीं, ये हमने क्या डाला। हमारी वजह से महारानी ने अपनी कल्टीवेशन छोड़कर यहां तक कदम रखा। इसका उनके जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा। दूसरा एल्डर उसकी तरफ देखकर बोला, पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है। देखो तो सही, महारानी की रगें नीली पड़ती जा रही हैं। ऊपर तैरती उस लड़की का शरीर हल्का कांप रहा था। उसके हाथों से निकलती शक्ति इतनी भारी थी कि खुद उसके शरीर पर असर डाल रही थी। यहां तक कि वो बॉडी बिल्डर डीमन भी डर गया। उसने जोर से चिल्लाया, सभी पीछे हटो, अभी भागो। इस लड़की के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सुबह तक इन्होंने हमें रोक लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसका आदेश गूंजा और सभी डीमन पीछे हटने लगे, फिर अंधेरे में गायब हो गए। मुकाबला वहीं खत्म हो गया, पर उस हवा में अब भी खून, डर और महारानी की थकान तैर रही थी। रात अपने सबसे शांत और गहरे रूप में थी। आसमान बिल्कुल काला और दूर दूर तक सिर्फ जंगल की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
करीब 12 बजने को थे और ध्रुवांश और ड्यू आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे। दोनों एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे, जहां से पूरा जंगल नीचे एक काले सागर की तरह दिख रहा था। हवा में एक हल्की ठंडक थी और उसी ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करते हुए ध्रुवांश अपनी स्टोर रिंग से एक तलवार बाहर निकालता है। हल्की सी नीली चमक उस तलवार के साथ हवा में फैल जाती है। वो तलवार ड्यू की ओर बढ़ाते हुए शांत आवाज में कहता है, ये मैंने जैक से कहकर खास तुम्हारे लिए बनवाई है। इसे बनाना आसान नहीं था, लेकिन जैक ने कमाल कर दिया। ड्यू एक पल को हैरानी से तलवार को देखता है। वो थोड़ा झुककर उसे दोनों हाथों से लेता है, जैसे कोई बहुत कीमती चीज ले रहा हो। जैसे ही वो कवर खोलता है, एक तेज और कड़क ऊर्जा उसकी उंगलियों से होती हुई उसके पूरे शरीर तक फैल जाती है। तलवार जैसे जीवित हो, चमक रही थी, सांस ले रही थी और अपनी शक्ति को खुलकर दिखा रही थी। ड्यू उस ऊर्जा की धड़कन महसूस करता है। उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल गंभीर हो जाता है। ध्रुवांश उसके भाव समझते हुए आगे कहता है, ये कई तरह के क्रिस्टल और मेटल को मिलाकर बनाई गई है। इसमें मेरी डिवाइन एनर्जी स्टोर है। ड्यू तुरंत उसकी ओर देखता है। ध्रुवांश की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई का बोझ छुपा था। मैं डिवाइन एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता, ध्रुवांश धीरे से कहता है, क्योंकि मेरा शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसे इस तलवार में भर दिया है। वो ड्यू की आंखों में देखता है। इस तलवार के जरिए तुम भी उसे इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनते ही ड्यू की आंखों में सम्मान की एक चमक आती है। उसका गला थोड़ा भर जाता है, पर वो मुस्कुराकर कहता है, इसके लिए शुक्रिया मास्टर, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। ध्रुवांश बस हल्का सा सिर हिलाता है, एक बहुत छोटा सा इशारा, लेकिन उसमें भरोसा, अपनापन और एक मास्टर की शांति साफ महसूस होती थी। और फिर बिना एक पल की देरी किए दोनों की परछाइयां बिजली की तरह हवा में फिसलती हुई आगे बढ़ जाती हैं। रात का जंगल फिर से शांत हो जाता है, लेकिन उस तलवार की दिव्य ऊर्जा अब भी हवा में एक लकीर छोड़ जाती है। वहीं कुछ दूरी पर पुरानी पत्थरों की दीवारें, टूटे हुए टावर और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। ऐसा लगता था मानो ये जगह सदियों से जिंदा है, लेकिन सांस लेना भूल चुकी है। उसी सन्नाटे के बीच वो ध्रुवांश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कदम संभल संभल कर रखता, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर खतरा हो सकता था। वो अपने पीछे चल रहे ड्यू को देख कहता है, ड्यू तुम मेरी परछाई में छुप जाओ, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। ड्यू भी ध्रुवांश का मतलब समझ गया था, इसलिए वो उसकी परछाई में चला जाता है। लेकिन तभी अचानक ध्रुवांश की नजर रुक गई। एक छोटा सा तालाब और उस पर पड़ती चांद की सिल्वर लाइट, जैसे किसी ने अंधेरे के बीच एक जादुई दरीचा खोल दिया हो। पानी लगभग कांच की तरह चमक रहा था। हल्की धुंध उसके ऊपर तैर रही थी और हर लहर पर चांद की रोशनी ऐसे नाच रही थी जैसे किसी अदृश्य वीणा की धुन पर थरथरा रही हो। और वहीं तालाब के बीच में थी एक लड़की। वो पानी में खड़ी थी, आधी चांदनी में, आधी पानी की नीली आभा में घिरी हुई। उसने हल्के ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ऑफ वाइट कपड़ा शरीर पर लपेटा हुए था, जैसे सिर्फ पानी की लहरों ने उसे ढक रखा हो। कपड़े उसके सीने से ढीले होकर नीचे गिर रहे थे और चांदनी में उसकी पूरी सिलुएट एक हल्की डिवाइन चमक ले रही थी। उसके लंबे गहरे काले बाल पानी में डूबकर पीछे झरने की तरह गिर रहे थे। हर हल्की मूवमेंट के साथ उनके सिरे पानी को चीरते और फिर धीरे से फैल जाते। उसका चेहरा शांत, नरम और इतना खूबसूरत कि कुछ सेकंड के लिए ध्रुवांश सांस लेना ही भूल गया। उस लड़की की आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो इस पल को महसूस कर रही हो, चांद को, पानी को और उस हल्की हवा को जो उसके गालों पर गिरती थी। उसके होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी के भी दिल में एक अजीब सी गर्माहट जगाते। वो धीरे धीरे अपने हाथ पानी में फेरती और जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छूती, पानी उसके आसपास हल्की नीली रोशनी में चमक उठता, जैसे वो खुद पानी को जगा रही हो। यही पल था जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें एकदम से खुली। कुछ सेकंड तक वो स्थिर खड़ी रही, बिना हिले, बस सुनती हुई। फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाह ध्रुवांश की तरफ गई, जो वहीं दूर एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। वो डेविल आई से सब देख रहा था, लेकिन उस लड़की को खुद की ओर देखता देख वो घबरा जाता है, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि वो लड़की किसी अलग ही लेवल की है। एम्परर लेवल उसके आगे कुछ भी नहीं था। उस लड़की की आंखें बेहद गहरी और शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे छिपी थी एक अजीब सी ताकत, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे और फिर वो पानी की सतह को चीरते हुए बाहर आने लगी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैर पानी से निकलकर चांदनी को छूते और हर कदम के साथ पानी की बूंदें हवा में चमकती मोतियों की तरह टिमटिमाती। उसके लपेटे हुए वाइट कपड़े से पानी की हल्की बूंदें नीचे गिर रही थी और उसके शरीर पर चांद की रोशनी ऐसे पड़ रही थी मानो कोई कलाकार उससे अपनी पसंदीदा पेंटिंग बना रहा हो।
उसके कदम बेहद ग्रेसफुल थे, जैसे वो चल नहीं रही, तैर रही हो। जब वो पूरी तरह पानी से बाहर आई, हवा ने हल्का सा झोंका मारा, उसके भीगे बाल पीछे झूल गए। उसके शरीर से लिपटा हल्का कपड़ा उसके शरीर की सिलुएट को सिर्फ उतना ही दिखाता था जितना चांदनी दिखने देती है, एक डिवाइन, रहस्यमयी और ऑलमोस्ट अनरियल ब्यूटी। और तभी उसके आसपास हवा अचानक चमक उठी। चांदी और नीली रोशनी उसके शरीर को लपेटने लगी, जैसे कोई अदृश्य जादू उसके चारों ओर घूम रहा हो। बारीक बारीक ग्लोइंग कण हवा में तैरते हुए उसके कपड़ों को छूने लगे और पलक झपकते ही उसका पूरा लुक बदल गया। अब वो एक रॉयल, ऑलमोस्ट गॉडेस लाइक अटायर वाले लुक में थी। उसके सिर पर खूबसूरत सिल्वर क्राउन, गर्दन में नीले क्रिस्टल वाला पेंडेंट और उसके कपड़ों में कढ़ाई ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें चांद की रोशनी कैद हो। वो अब किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी मैजिकल रिल्म की क्वीन लग रही थी। और थी भी, यही थी ब्लड सेक्ट की पावरफुल क्वीन। ध्रुवांश वहां से भागने वाला था, लेकिन वो लड़की पहले बोल पड़ी। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कमांड भी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना इजाजत के यूं ही यहाँ चले आए। उसकी बात ने हवा में फैले खामोश जादू को और गहरा कर दिया। रात पूरी तरह चांदी में डूबी हुई थी। शांत आसमान पर फैली धुंधली बादलों की परत के बीच से चांद की रोशनी ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने नरमी से दूध की धार तालाब पर उड़ेलती हो। वही तालाब शांत, गहरा और किसी भूले हुए रहस्य की तरह निश्चल था। तालाब के किनारे खड़े पत्थरों में से एक के पीछे ध्रुवांश चुपचाप छुपा हुआ था। उसकी डेविल आई हल्की सी चमक में एक्टिवेट हो चुकी थी और वो क्वीन को ऐसे देख रहा था जिसे उसकी हर हल्की सांस भी उसकी नजरें पकड़ ले रही हों। धड़कन तेज थी, डर और एक अजीब सी बेचैनी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। क्वीन उसकी ओर ही देख रही थी। उसे लगा वो पकड़ा जा चुका है, इसलिए वो बाहर आने ही वाला था कि क्वीन की निगाहें अचानक दूसरी तरफ घूम गईं। उसने अपना चेहरा घुमाकर तेज, आदेशपूर्ण आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम ही से कह रही हूं, वाकिर। क्या समझा था? मुझसे छुप जाओगे? सामने आओ, अभी के अभी, वरना यकीन मानो ऐसी मौत नसीब होगी तुम्हें कि रूह भी कांप जाएगी। उसकी आवाज चांद की रोशनी जितनी ठंडी और उतनी ही तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को महसूस कर रही हो, किसी छुपे हुए खतरे को। और तभी तालाब के सामने की धुंधली हवा हल्की सी डगमगाई। दो परछाइयां धीरे धीरे उभरने लगीं, मानो हवा से आकार ले रही हों। वे अभी कुछ पल पहले तक किसी शक्तिशाली बैरियर में छुपे हुए थे, ऐसा बैरियर जिसे आम आंखें तो क्या, ध्रुवांश की डेविल आई भी नहीं देख पाई थी। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। ताकत, अनुभव और चालाकी, तीनों उसकी चाल, उसकी आंखों और उसकी मुस्कान में साफ दिख रहे थे। वो हल्का झुककर लेकिन अहंकार के साथ बोला, कुछ भी कहें, हमारी ब्लड सेक्ट की क्वीन वाकई काबिले तारीफ ताकत रखती हैं। मेरे इतने ताकतवर और मजबूत बैरियर के बावजूद आपने मुझे ढूंढ ही लिया। कहना पड़ेगा, आप सच में क्वीन कहलाने की हकदार हैं। लेकिन अफसोस, आप मेरे राह का चुभता हुआ कांटा हैं। और याद रखिए, कांटे हमेशा निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। क्वीन की आंखों में एक पल के लिए रुचि चमकी, फिर वो हल्की सी मुस्कुराई। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे, एल्डर वाकिर? ध्रुवांश के दिल में नाम सुनते ही झटका लगा। एल्डर वाकिर, वो ब्लड सेक्ट के 4 प्रमुख एल्डर्स में से एक था। वाकिर ने होठों पर और चौड़ी मुस्कान ला दी। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं महारानी। उसकी आवाज में सम्मान कम, मजाक ज्यादा था। आप अभी भी इतनी ताकत रखती हैं कि मुझे अकेले ही खत्म कर दें, लेकिन वो पीछे खड़े लड़के की तरफ इशारा करता है, उसे नहीं खत्म कर पाएंगी। क्वीन की नजर लड़के पर गई। उसकी त्वचा फीकी, आंखें बेजान, शरीर मानव जैसा था, लेकिन उसकी बेचैनी, उसकी उपस्थिति कुछ भी इंसानी नहीं लग रही थी। क्वीन की आंखें हल्की चौड़ी हुईं, उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। तो तुमने इन दानवों से हाथ मिला लिया है वाकिर? एल्डर वाकिर, यकीन नहीं होता इतनी गिरावट भी किसी इंसान में हो सकती है। मैं समझती थी दुश्मन बाहर हैं, पर असली सांप तो हमारे घर में था। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर सिर हिलाते हुए बोली, लेकिन ये तो उस कमांडर जितना भी ताकतवर नहीं है जिसे मैं कुछ देर पहले ही उल्टे पांव भागने पर मजबूर कराई हूं। अगर उसे लेकर आते तो शायद कुछ बात भी बन जाती। ये तो बस मेरे वक्त का जाया है वाकिर। वाकिर हल्का हंस पड़ा।
कमांडर, जी हाँ, ताकतवर तो वो बहुत हैं, लेकिन इस लड़के को कम समझने की गलती मत कीजिएगा। इसमें भी बहुत जोर है। ये हम एल्डर के बराबर की ताकत रखता है। माना कि आपके सामने इसकी कोई औकात नहीं, मगर एक बात आप भूल रही हैं, जख्मी हैं आप, और ये सूरज निकलने से पहले मर नहीं सकता। तो हम जरा सोचकर बताइए, क्या सुबह होने तक इससे लड़ते हुए आप अपनी जान बचा पाएंगी? क्वीन की आंखों में खून उतर आया। उसके भीतर की शक्ति उफान मारने लगी। वो बिना एक पल और गवाए सीधे उन पर टूट पड़ी। लड़का, वो इंसानी मॉन्स्टर, वाकिर के आगे आ गया और उसने दोनों हाथों से क्वीन के हमलों को रोकना शुरू कर दिया। क्वीन की ताकत साफ थी। उसके हर हमले से हवा फट रही थी। उस लड़के के शरीर के टुकड़े उड़ रहे थे, बाहें, कंधे, गर्दन, मांस के टुकड़े, लेकिन वो हर चोट के बाद अगले ही पल वापस जुड़ जाता। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ असीम पुनर्जन्म। ध्रुवांश अब भी पत्थर के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांस भारी हो रही थी। वो मन ही मन बोला, उस एल्डर ने बहुत ही चालाकी से ये प्लान बनाया है। उसने पूरी जगह को बैरियर में बंद कर दिया है। ना बाहर की दुनिया को कुछ महसूस होगा, ना ये क्वीन किसी को मदद के लिए बुला पाएगी। लेकिन उसे देखकर लगता है कि बैरियर ना भी होता तो भी वो किसी को बुलाने का सोचती नहीं। ध्रुवांश की नजरें क्वीन पर गईं। उसके वार अब पहले जैसे तेज नहीं रहे। उसकी रफ्तार टूट रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वो महसूस कर रहा था क्वीन लड़ रही है, लेकिन अपना ही शरीर उसे चोट पहुंचा रहा है। उसकी आंतरिक शक्ति उथल पुथल में है, असंतुलित, उसे भीतर से तोड़ रही है। ध्रुवांश ने अपना एक हाथ चेहरे पर रख लिया। नहीं नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए। वो मरती है तो मरने दो, मुझे उससे क्या। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे खुद को ही मनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से हाथ हटाए। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। सारी नरमाहट गायब। उसकी एक आंख लाल चमकने लगी। धीमी भारी आवाज में वो बोला, मुझे पता है मैं अपने फैसले पर पछताने वाला हूं। उधर क्वीन के वार और भी कमजोर पड़ चुके थे। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ। वो किसी बाहरी चोट से घायल नहीं थी, लेकिन उसके भीतर की अस्थिर शक्ति उसे भीतर से फाड़ रही थी। पिछली बार उसके बीच कल्टीवेशन में उठकर मुकाबला करने की वजह से ही ये सब हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैलाया, गहरी टूटती हुई सांस लेते हुए खुद को शांत और होश में रखने की कोशिश की। उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर लड़का बिजली की तेजी से उछलते हुए सीधा क्वीन की गर्दन की तरफ झपटा। हवा को चीरती हुई एक घातक आवाज हुई, पर उससे सेकंड क्वीन की तलवार चमकी और एक तीखे सटीक वार के साथ उसने उस मॉन्स्टर का पूरा हाथ काट डाला। खून की बूंदें हवा में उड़ गईं और लड़का दर्द की जगह एक अजीब सी मुस्कान हंस पड़ा। वो मुस्कान जो किसी भी बहादुर योद्धा के दिल में बेचैनी पैदा कर दे। लेकिन क्वीन को देखकर लग रहा था कि खुद वो किसी भी पल जमीन पर गिर सकती है। उसके पैरों में जान नहीं थी, सांसें तेज चल रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो लड़का हंसते हुए अपना कटा हुआ हाथ दोबारा उगा लेता है और फिर वो हाथ सीधे क्वीन के सीने की ओर मोड़ देता है। उसका निशाना बहुत साफ था, दिल। एक ही वार में सब कुछ खत्म। पीछे खड़ा एल्डर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत और क्रूर संतोष भरा था। क्वीन की बॉडी थक चुकी थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस लड़के को खत्म करने की जिद में चल रही थीं। वो धीरे धीरे आती मौत को देख रही थी। वो नुकीला हाथ जो उसके दिल की तरफ बढ़ रहा था, उसे साफ नजर आ रहा था। और तभी एक चमक, जैसे काले आसमान में अचानक बिजली कड़की हो, वैसी तेज सफेद रोशनी। उस रोशनी ने पूरे माहौल को एक पल के लिए रोक दिया। हवा रुक गई, धूल रुक गई और मानो वक्त कुछ सेकंड के लिए जम गया। उसी पल एक तेज कटने की आवाज हुई और वो हाथ जो क्वीन के सीने को छूने ही वाला था, जमीन पर गिर चुका था। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसका कमर के नीचे का पूरा हिस्सा भी कट चुका था। दूसरा हाथ भी अलग होकर लुढ़क गया। लड़का चीख भी नहीं पाया। वो बस सदमे से अपने कटे हुए शरीर के हिस्सों को देख रहा था और फिर उसकी नजर क्वीन के आगे खड़े उस लड़के पर अटक गई। एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक लाल चमकती आंख थी और उसके हाथ में एक काली तलवार जिस पर हल्की पारदर्शी सफेद आभा बह रही थी।
तलवार से निकलती शक्ति इतनी शांत और खतरनाक थी कि हवा खुद उससे डरती लग रही थी। वो कोई और नहीं, ध्रुवांश था। वो शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का तूफान था। उसके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो किसी ऑर्डिनरी इंसान की नहीं हो सकती। पीछे क्वीन धुंधली आंखों से उसे देखने की कोशिश कर रही थी। सांसें अटक रही थीं। शायद उसे यकीन नहीं था कि कोई उसे इस हालत में बचाने आया है। वहीं एल्डर का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो चीखते हुए उस मॉन्स्टर लड़के से बोला, उनकी शक्ल क्या देख रहे हो? होश में आओ, खुद को ठीक करो और इन दोनों का किस्सा अभी के अभी खत्म करो। लेकिन उसका आदेश पूरा होने से पहले ही मॉन्स्टर लड़का दर्द में दांत भींचते हुए बोला, चुप कर बुड्ढे, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मैं खुद को ठीक ही नहीं कर पा रहा। और ये मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? उसके चेहरे पर डर उभर चुका था। वो लड़का इससे पहले कभी दर्द महसूस नहीं करता था। ध्रुवांश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं भी जाता हूं तुम लोग अपना मनहूस मुंह लेकर मेरे सामने आ जाते हो। मॉन्स्टर लड़का गुस्से से बोला, तू है कौन और तू हमसे दुश्मनी क्यों ले रहा है? ध्रुवांश ने तलवार कंधे पर टिकाते हुए सोचा, एक पल रुक कर बोला, दुश्मनी तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे कुछ साथी पहले भी मुझसे टकरा चुके हैं। बेचारे बुरी मौत मरे और खराब किस्मती से तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर तड़प उठा। उसकी आंखें खून से भर गईं। अबे बूढ़े, क्या देख रहा है? मदद कर मेरी। और जैसे ही उसने ये कहा, ध्रुवांश की तलवार एक बार चमकी, बस एक बार, और अगला पल उसका सिर हवा में घूमता हुआ गिर रहा था। बॉडी कुछ सेकंड कांपी और फिर धीरे धीरे काले धुएं की तरह जलकर राख में बदलने लगी। हवा के झोंके ने वो राख हवा में उड़ा दी। क्वीन और एल्डर दोनों हैरान थे, लेकिन एल्डर की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने मुट्ठियां बींच लीं और गुर्राता हुआ बोला, तुम्हें तो मैं बख्शूंगा नहीं, याद रखना। मेरा बना बनाया खेल मिट्टी में मिला दिया तुमने। मेरी सारी मेहनत बर्बाद करके रख दी। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसे भी पता था कि ये एल्डर कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। ये एम्परर लेवल की शक्ति रखता है और ऐसे लोग किसी भी तरह के हमले कर सकते हैं। और हां, वो मॉन्स्टर भी एम्परर लेवल का था, लेकिन वो सिर्फ हाथ पैर से हमला करता था और उसका ध्यान भी क्वीन पर था। इसलिए ध्रुवांश ने उसे इतनी आसानी से मार दिया। अचानक एल्डर ने हमला किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा चटकने लगी। ध्रुवांश ने डेविल आई पहले से एक्टिव कर रखी थी, फिर भी वो हमले को देख नहीं पाया। एल्डर की तलवार सीधा ध्रुवांश की सीने में उतरने वाली थी, लेकिन उसी पल क्वीन आगे आ गई। उसके शरीर की आखिरी ताकत भी शायद यही थी। उसने सिर्फ 2 उंगलियों से एल्डर की तलवार की नोक रोक ली, और जैसे ही उसने उसे छुआ, खून से बनी वो तलवार गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई, हल्की हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। अगले सेकंड क्वीन ने एक मुक्का एल्डर के पेट में दे मारा। एक भयानक धमाका हुआ। एल्डर पीछे उछलकर पुराने पत्थर की दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून बहने लगा। गुस्से से हांफते हुए उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। दोनों हाथों को जोड़कर उसने उस क्रिस्टल को सक्रिय किया और एक ऊर्जा का विशाल गोला बनाकर सीधा ध्रुवांश की ओर फेंक दिया। ध्रुवांश ने प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी परछाई से ड्यू बाहर निकल आया। ड्यू उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन वो अजीब ऊर्जा गोला जैसे कोई पारदर्शी चीज हो ड्यू के हार पार चला गया, सीधे ध्रुवांश और क्वीन के पास पहुंचा, लेकिन उन्हें भी छुआ तक नहीं। गोला उनके शरीर को पार कर गया और पीछे जाकर एक छोटे धमाके के साथ फट गया। धमाका छोटा था, लेकिन उसका असर कहीं और होना था। क्वीन ने एल्डर से कहा, बस इतना कमजोर वार? हंसी आती है मुझे तुम्हारी इस नादानी पर। तुम्हें सच में लगा कि तुम इससे मेरी जान ले सकोगे? मुझे मारने के लिए तो तुम्हें कुछ बेहतर करना होगा। एल्डर हंस पड़ा। मारने की कोशिश? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैं एड़ी चोटी का जोर भी लगा लूं तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, जब बिना आपकी जान लिए ही मेरा काम बन रहा है तो बेवजह मारने की तकलीफ क्यों उठाऊं? ध्रुवांश, क्वीन और ड्यू तीनों उलझन में पड़ गए, और तभी उनके पीछे की हवा फटने लगी। जगह कांप उठी और एक बड़ी सी काली दरार बन गई। वो दरार किसी भंवर की तरह सब कुछ अपनी ओर खींचने लगी। पत्थर, रेत, हथियार और सबसे ज्यादा ताकत के साथ क्वीन और ध्रुवांश को। दोनों ने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस खिंचाव की ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में दोनों अंधेरे की उस फटती हुई दरार के अंदर खिंच गए।
ड्यू ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तब तक दरार बंद हो चुकी थी और ड्यू अकेला खाली हवा को घूरता रह गया। लाल आसमान, जैसे किसी ने सूरज को खून से रंग दिया हो। ओबड़ खाबड़ सूखी पथरीली जमीन, जगह जगह गहरी दरारें। हवा में धातु के चलने की तीखी गंध फैली थी, जैसे कहीं लोहा भट्टी में गल रहा हो। और गर्मी इतनी भयानक कि सांस लेते हुए भी फेफड़ों में आग भरती महसूस हो। ये दुनिया एक पल में साफ कर देती थी कि ये कोई आम जगह नहीं है। यहां जीवन की कोई गर्माहट, कोई आस, कोई हरियाली, कुछ भी नहीं था। बस लाल आसमान, काली चट्टानें और एक अजनबी दुनिया की खामोशी। इस दुनिया की सतह पर एक ऊंची चट्टान में बनी गुफा के बाहर एक लड़का तेजी से अपनी तलवार चला रहा था। धूप सीधे उसकी शरीर पर पड़ रही थी और उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। गर्मी इतनी थी कि उसने शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। उसकी हर मूवमेंट के साथ उसकी शर्ट हवा में हिलती और सबसे साफ दिखते थे उसके कसे हुए मजबूत 6 पैक एब्स, सख्त, साफ और हर वार के साथ तनते हुए। ये कोई और नहीं, ध्रुवांश था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी जो किसी भी फाइटर को असहज कर दे। उसके तलवार चलाने की आवाज हवा को चीरती जा रही थी। शो वाह कट, जैसे तलवार हवा को काट रही हो और हवा उस बार को झेल ना पा रही हो। उसके पीछे चट्टान में बनी एक गुफा थी, पर गुफा कुछ अलग लग रही थी। एक नेचुरल केव जैसी बिल्कुल नहीं। उसके किनारों पर तलवार से बने कट के निशान थे, जैसे किसी ने पिघलते पत्थर को जबरदस्ती फाड़कर ये गुफा बनाई हो। हां, ध्रुवांश ने खुद अपने हमलों से इस गुफा को बनाया था, वो भी उसी समय जब उसे क्वीन को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर रखना था। गुफा के अंदर एक नर्म बिस्तर था जो ध्रुवांश ने अपनी स्टोर अंगूठी से निकाला था। उस पर वही क्वीन लेटी हुई थी जो स्पेस क्रैक के अंदर ध्रुवांश के साथ खिंचकर इस दुनिया में पहुंची थी। क्वीन एक हल्के सफेद ब्लैंकेट में लिपटी थी। उसका शरीर कमजोर लग रहा था, सांसें भी हल्की हल्की चल रही थीं। फिर भी उसके चेहरे में वो तेज अब भी था जिसकी वजह से दुनियाएं उसे देखकर डर जाती। गर्मी के कारण वो बेचैनी से हिली और फिर जैसे ही दिमाग ने सारी पिछली घटनाएं याद दिलाईं, एल्डर का धोखा, स्पेस का फटना, उनका अंदर खिंच जाना, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत ब्लैंकेट हटाकर उठने लगी, पर तभी उसे अपने ही शरीर पर नजर गई। उसने देखा कि उसने एक सफेद कपड़ा लपेटा हुआ है। वो चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके कपड़े कब बदले गए। हल्की चिंतित सांस लेते हुए वो धीरे से खड़ी हुई। उसी टाइम बाहर से तेज आवाज आई, जैसे कोई तेज धारदार चीज हवा को काट रही हो। क्वीन ने चौकन्ने होकर उधर देखा और बिना टाइम वेस्ट किए उसके हाथ में लाल खून से बनी तलवार आ गई। उसकी आंखें फिर तेज हो गई। आवाज पहचानना आसान था, कोई तलवार चला रहा था। वो बाहर की ओर बढ़ी और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, वो ध्रुवांश को देखती रह गई। ध्रुवांश दूसरी तरफ मुंह किए पसीने से भीगा अपने तलवार के तेज हमलों की प्रैक्टिस कर रहा था। क्वीन एक पल के लिए रुक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का जो इतनी खामोशी से तलवार चला रहा है, इतना अलग, इतना आकर्षक और इतना शांत हो सकता है। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा लौट आया। वो आगे बढ़कर तलवार की नोक ध्रुवांश की गर्दन पर रख देती है और ठंडी आवाज में कहती है, ये लिबास किसने बदला? ध्रुवांश तुरंत रुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है और पूरी ईमानदारी के साथ कहता है, आप यहां आते ही बेहोश हो गई थी और पता नहीं कैसे आपके पुराने कपड़े गायब हो गए और खुद ब खुद ये कपड़े आपके शरीर पर आ गए। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। क्वीन की तलवार उसी पल हल्की ढीली पड़ती है। वो कुछ सेकंड सोचती रहती है, फिर धीमी शांत आवाज में कहती है, माफ करिएगा, शायद मेरी ताकतें अभी पूरी तरह मेरे काबू में नहीं है, इसीलिए ये सब हुआ होगा। थोड़ा रुकते हुए धीमी मुस्कान के साथ, और उस दानव को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। ध्रुवांश अंदर ही अंदर चौंक गया है। उसने मन में कहा, आपका? इतनी ताकतवर और खूबसूरत लड़की मुझे आप बोलकर इतनी इज्जत दे रही है, यकीन नहीं होता है। वो मुस्कुराया नहीं, पर अंदर तक कुछ हिल गया। क्वीन शायद कुछ और कहने ही वाली थी कि उसकी तलवार अचानक टूटकर गायब हो गई। वो तुरंत ही चक्कर खाकर गिरने लगी। ध्रुवांश ने बिना सोचे तेजी से कदम बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। क्वीन उसके सीने से लगकर रुक गई।
उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। ध्रुवांश घबराकर बोला, आप ठीक है? क्वीन ने पलकें झपकाईं और धीमे स्वर में बोली, जी, असल में मेरी अंदरूनी ताकत इस वक्त मेरे काबू में नहीं है, शायद इसी वजह से ये सब। लेकिन वो पूरा बोल ही नहीं पाई। उसकी नजर ध्रुवांश के चेहरे पर अटक गई। ध्रुवांश की एक आंख पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसका चेहरा बहुत पास था और उसका एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा उसके गर्दन के पास। क्वीन का एक हाथ ध्रुवांश के पेट से लगा हुआ था और उसके एब्स की सख्त बनावट महसूस होने पर उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़क पड़ा। वो थोड़ा शर्मा गई, थोड़ा घबरा गई, थोड़ी सी स्टंट भी हो गई। उसी टाइम ध्रुवांश की नजर क्वीन के सीने पर चली गई, क्योंकि वो कपड़ा बहुत पतला था और इतने पास से उसके आर पार साफ दिख रहा था। वो तुरंत हड़बड़ाकर क्वीन को सीधा करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, वो मैं आपको गिरने नहीं देना चाहता था। ध्रुवांश के अजीब से घबराए चेहरे को देखते हुए क्वीन हल्की मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं, आप ये सब ना सोचें। उसने अपने हाथ हल्के से उठाए और एक चमक के साथ अपने कपड़े बदल लिए। अब वो उसी क्वीन वाले कपड़ों में थी जो उसने तालाब से बाहर निकलने पर पहने थे। वो पास के एक छोटे पत्थर पर बैठी, लंबी सांस ली और पहली बार बिना गुस्से के ध्रुवांश को देखते हुए बोली, मेरा नाम आयत है। ध्रुवांश उसके सामने वाले पत्थर पर बैठा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो शांत आवाज में बोला, मैं ध्रुवांश हूं, एक आम इंसानी फाइटर। आयत हल्के से मुस्कुराई। उसके चेहरे पर तंज नहीं, बल्कि एक चुपचाप सी समझ थी। जी हां, मैंने खूब देखा है, कितने मामूली योद्धा हैं आप। उसके लहजे में हल्की शरारत थी, लेकिन डर भी छुपा था। वैसे एक बात बताइए, उस बला को आपने खत्म कैसे किया? जहां तक मैं जानती हूं, उन्हें तो मौत छू भी नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तलवार में कोई खास करिश्मा छिपा है? ध्रुवांश हल्के से मुस्कुराया। ऐसा ही कुछ समझिए। वो कुछ पल आयत को गौर से देखता है, फिर गंभीर आवाज में बोला, क्या आपने किसी की एनर्जी अब्सॉर्ब की है? आयत की आंखें फैल गईं। मैं हैरान हूं, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट आयत को थोड़ी हैरान, थोड़ी असुरक्षित कर गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोलना शुरू किया, मेरी मां, वो इस सेक्ट की असली मलिका थी। मुझ में वो ताकत, वो रुतबा कभी था ही नहीं। मैं तो बस उनकी एक परछाई थी, बेहद कमजोर और मामूली सी, जो हमेशा उनके बड़े नाम के साये में छुपी रही। आयत की आवाज कांपी, पर उसने खुद को संभालते हुए आगे कहा, खुद को तपाया है मैंने, न जाने कितने हथियार उठाए, कितनी तरह की ताकतों को अपने अंदर समाया। बड़ी मुश्किलों के बाद तब जाकर कहीं मैं इस लायक बनी थी कि उन एल्डर्स की बराबरी कर सकूं। लेकिन फिर उसकी सांस तेज हुई और फिर मां बीमार पड़ गई। इतनी ज्यादा कि लगा वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमने हर तरीका अपनाया, बड़े बड़े हकीम, मशहूर हीलर सब आए, लेकिन अफसोस कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। वो थोड़ी देर चुप रही, जैसे पीछे का दृश्य उसकी आंखों के सामने लौट आया हो। वक्त हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था और मैं उस भारी तख्त को संभालने के लिए बहुत नादान और कमजोर थी। मुझ में वो काबिलियत ही नहीं थी जो एक मलिका में होनी चाहिए। ध्रुवांश उसे ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चिंता उभरी। आयत ने हल्का सा हंसते हुए कहा, सब यही मान चुके थे कि अब इस तख्त के वारिस एल्डर वाकिर ही होंगे, लेकिन मां उन्हें यह हरगिज मंजूर नहीं था। वो जानती थी कि अगर हुकूमत उनकी हाथ में गई तो हमारा यह पूरा ब्लड सेक्ट तिनका तिनका होकर बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन आवाज शांत रही। और तब मां ने अपनी आखिरी टूटी हुई सांस के साथ अपनी पूरी कल्टीवेशन, अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे हवाले कर दी। अपनी रूह की सारी ताकत मुझ में उतार दी। ध्रुवांश का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आयत ने आगे कहा, उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी, महज 16 साल। मां की दी हुई उस बेपनाह ताकत को अपने वजूद में उतारने के लिए, उसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 साल कल्टीवेशन करना था। लेकिन उसकी गर्दन झुक गई। अभी चौथा ही साल था, मंजिल बस कुछ कदम दूर थी कि तभी उन दरिंदों ने कहर बनकर हमला कर दिया। न चाहते हुए भी मजबूरन मुझे अपनी वो कल्टीवेशन बीच में ही छोड़नी पड़ी। और अब वो धीरे से बोली, वो बेपनाह ताकत अब मेरे लिए जहर बन चुकी है।
मैं अंदर ही अंदर चल रही हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा वजूद हर पल टूटकर बिखर रहा हो। थोड़ी देर तक वहां खामोशी रही। फिर ध्रुवांश मुस्कुराया, हल्की, ऑलमोस्ट बेफिक्र मुस्कान। बस इतनी सी बात। आयत चौंक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और उम्मीद तीनों मिले हुए थे। मेरी ये तकलीफ आपको इतनी मामूली नजर आती है? एक लंबी सांस लेती है। आपका अंदाज तो ऐसा है जैसे आपके पास सच में इस मुसीबत का कोई हल हो। ध्रुवांश ने सिर हिलाया। क्या पता मेरे पास सच में हो। उसकी कॉन्फिडेंस में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत और अजीब सी सर्टेनिटी थी। आयत की आंखें गंभीर हो गई। आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई मेरी इस बेकाबू ताकत को संभालने का कोई रास्ता जानते हैं? ध्रुवांश ने धीरे से कहा, जानता हूं, लेकिन तरीका आसान नहीं होगा। आयत ने बिना सोचे कहा, इस शर्मिंदगी के साथ हर रोज तिल तिल कर मरने से तो आसान ही होगा। उसकी आवाज टूटी नहीं थी, लेकिन इतनी शांत थी कि ध्रुवांश को वो और भारी लगी। वो उठकर खड़ा हुआ। मेरे पीछे आइए। कुछ मिनट बाद वे दोनों एक गहरी शांत गुफा के अंदर थे। गुफा एकदम स्थिर थी, जैसे कोई भी आवाज अंदर जाकर दब जाती हो। दोनों जमीन पर पालथी मारकर बैठे, एकदम आमने सामने। ध्रुवांश ने आयत को देखकर कहा, मैं आपके साथ मेंटली कनेक्ट होने वाला हूं। आपको मुझे खुद से जुड़ने देना होगा। आयत उसे बस देखती रही। ध्रुवांश झिझकते हुए बोला, ये थोड़ा फनी है, लेकिन क्या आपको कुछ घंटे पहले मिले इंसान पर भरोसा है? आयत ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। शुरू कीजिए। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर एतबार ना होता तो शायद आप जिंदा ना होते। ध्रुवांश हल्का सा हंस पड़ा। आयत ने धीरे, ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए कहा, एतबार था तभी तो आपको अपने दिल की बात बताई। और सुनिए, एक सच और भी है। वो रुकी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। मेरा नाम वो राज है जिससे मेरे अपने ब्लड सेट के लोग भी वाकिफ नहीं। हमारे लिए नाम महज एक लफ्ज नहीं, बहुत कीमती होता है, और हम अपनी ये पहचान हर किसी पर जाहिर नहीं किया करते। ध्रुवांश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो सचमुच शॉक्ड था। वो सोचने लगा, अगर उसके अपने लोग भी नहीं जानती तो उसने मुझे क्यों बताया? ये सवाल उसे अंदर से हिला रहा था, लेकिन उसने उसे दबा दिया। अभी वक्त नहीं था। उसने आंखें बंद की। मन में उसने कहा, ये टेक्निक मां ने सिखाई थी गॉड्रिल में, तब मैं बस 12 साल का था। उसकी सांसें गहरी होने लगीं। आज इतने सालों बाद इसे फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं। आशा है काम करेगी। गुफा में हल्की गूंज उठी। ध्रुवांश का माथा चमकने लगा, जैसे किसी पुरानी डिवाइन भाषा के सिंबल्स उसकी त्वचा पर उभर रहे हों। आयत में आंखें बिना खोले वही चमक अपने माथे पर महसूस की, और वो हल्का सा कांप गई। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। ध्रुवांश की आवाज गहरी और धीमी थी। कनेक्शन शुरू हो रहा है। गुफा में नीली रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई, जैसे पूरी जगह उनकी सांसों के साथ धड़क रही हो। फिर दोनों के बीच हवा में एक इनविजिबल गर्म सा धड़कता एनर्जी ब्रिज बनने लगा। यही ब्रिजिंग, यही कनेक्शन उन्हें एक दूसरे की एनर्जी, यादों, दर्द और स्ट्रेंथ में ले जाने वाला था। दोनों के माथों पर डिवाइन सिंबल चमकने लगे, जैसे दो अलग किस्मतें एक ही रोशनी में घुलने लगी हों।